सैलरी डन। उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की? लोन वाला क्या क्या उसका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है? क्या थ्रू आउट द ईयर उसका प्रिंसिपल सेम था कि चेंज था? बताओ, जो लोन लिया हुआ है। थ्रू आउट द ईयर क्या उसका प्रिंसिपल सेम था? तो जब चेंज हो रहा है तो क्या आप एक उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि उस पर करेंगे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं? बताएं। जो एग्जिस्ट कर उस पर करेंगे एक्चुअल पे। अगर उसे 25 लाख का लोन लिया है और 1.6 में वापस कर चुका हुआ है, तो इंटरेस्ट किस पे लेना चाहिए? 25 पे क्या 18 के ऊपर? 18 के ऊपर तो हमने इसलिए कैलकुलेट की है, जो डीम्ड इनकम उसकी आ रही है हमने वही कैलकुलेट करनी थी। अगर हम उस तरह लेके चलेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। मुझे वो ग्रीन टी भिजवा देना। हाउसफुल हो गई। ऐसा रंधा फेर दूँ, ऐसा रंधा फेर दूँ, ऐसा रंधा फेर दूँ। समझ कर दूँ अब लेकिन कि इनको आंसू क्योंकि उनकी कल लास्ट क्लास ही है अभी साहब की। सिर्फ आज की में मुझे भी पता है, सिर्फ मुझे पता है ना, मुझे आपसे बड़ी ज़्यादा प्लानिंग पता है। अब मैं करा लूँ? मजबूरी है। 17 सवाल सैलरी के हो गए हैं। उसके बाद आपके इनकम टैक्स के टोटल क्वेश्चन 17 ही आए हैं। अगर आप जाके उन सवालों को देखेंगे उसमें अब कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं रह गई हुई, जस्ट एक आधे हेड की एडजस्टमेंट है और टैक्सेशन है। उसके बाद आपके वो तमाम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स जो आपको बहुत मुश्किल लगते थे वो भी अब हो चुके हुए हैं। ये 3 हेड्स ऑफ इनकम है, ये डन करते हैं। इसके बाद दोबारा जाके वो न्यूमेरिकल्स पे चले जाते हैं। अब आप में से हर वो बच्चा जिसने वाकई वो 2 दिन सीरियसनेस शो की है, अब वो उन न्यूमेरिकल्स में से 90% मार्क्स वेरी फर्स्ट गो में लेके जा सकते हैं। आपको हर एक एडजस्टमेंट की मल्टीपल ट्रीटमेंट बता दिए कि किस किस तरह पास पेपर में कितनी कितनी दफ़ा ये चीज़ टेस्ट हो चुकी है और किस तरह से मज़ीद टेस्ट हो सकती है, वो सारा कुछ आपको बता दिया हुआ है। आने वाली चीज़ें भी और जो आ चुकी हैं वो भी हमने सब के सब क्लास में ट्रीटमेंट किया है। कोई मैंने आपको एक सवाल ऐसा नहीं दिया कि जो आपने खुद करना, सारे मैंने खुद करवा दिए हैं। अब इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स इज़ नॉट अ बिग 1 पेज है, वो भी प्रिंट नहीं हो पाए, प्रिंटर थोड़ा सा ख़राब है। जैसे प्रिंट होंगे, माइट भी अगर आज होगे तो मिल जाएंगे, अदरवाइज कल आपको इनके 1 पेजर्स मिल जाएंगे। इन 3 हेड्स को पास करने के लिए सिर्फ आपको 1 पेज चाहिए वो वाले। मैं सॉफ्ट में शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में आफ्टर क्लास, देख लीजिएगा, बट कल आपको उनके प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे। इन 3 हेड्स में से 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए सिर्फ आपको 1 पेजर्स चाहिए, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इस अटेम्प्ट में प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, चाहे वो डिस्पोजल है चाहे वो रेंटल है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इवन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें सवाल आना ही आना है। अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तो इसमें क्या कुछ शामिल होगा? इसमें हम बात करते हैं हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है, किराए पे जाती है, तो उसकी इनकम कहाँ जाती है? हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जा रही होती है। अगर प्रॉपर्टी हमारे डिस्पोज ऑफ हो रही हो, हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, उसका गेन कहाँ पे जाता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जा रहा होता है। अगर मैं इस हेड की बात करूँ, इसमें 3 चीज़ें हमने लेके चलनी है। एक है ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स होती है। एक्रूवल का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे इनकम की रसीद से कोई कंसर्न नहीं है, पैसा मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले, आपकी अगर इनकम एक्रू हो गई है आपने उसे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी 10 महीने के लिए रेंट पे दी हुई है, सॉरी 1 साल के लिए रेंट पे दी हुई है, आपको 10 महीने का रेंट मिला है ना, तो वो जो 2 महीने का रेंट आपको नहीं रिसीव हुआ वो भी क्या करेंगे? आप अपनी इनकम में शो कर रहे होंगे। ठीक है।
सिमिलरली कोई एक्सपेंस आप क्लेम करने जा रहे हैं, अगर आपने वो एक्सपेंस पे नहीं भी किया, आप तब भी क्या कर लेंगे, उसे क्लेम कर लेंगे, बेशक वो आपकी वो लाइबिलिटी बन जाए, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है किस पे है, आपकी अक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स हो रही होती है। इसका मॉडल जो है वो रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है। जितना रेवेन्यू हम अर्न करते हैं जो रेंट की फॉर्म में आता है, उसमें से जितने हमारे एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं वो हम लेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है, नेट इनकम आ जाती है। उस नेट इनकम के ऊपर हम NTR के रेट्स लगाते हैं, हमारी टैक्सेशन जो है वो हो जाती है। इससे पहले मैं इनकम की बात करता हूँ, बाद में आता हूँ एक्सपेंडिचर्स के लिए। इनकम कौन कौन सी हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होती हैं। याद रखने के लिए एक्रोनिम याद कर लें, सर्फ, SURF। ये 4 अल्फ़ाबेट्स याद कर लें, 4 अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू ये 4 इनकम जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होती हैं, SURF। इनको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आता है, चार्जेबल रेंट आता है, या रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ रहा होता है। साइनिंग अमाउंट क्या होती है, सबसे पहले साइनिंग अमाउंट के आपने अगले बंदे को, ऑनर को टेनेंसी एग्रीमेंट में लाने के लिए जो पैसे पे कर रहे होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी साइनिंग अमाउंट कहला रही होती है। वो उसे बाउंड कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी जो है वो मुझे ही रेंट पे देनी है, जो इसको रकम रिसीव होगी वो क्या होगी, साइनिंग अमाउंट कहला रही होगी। रिमेंबर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो टेनेंसी रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है, टेनेंसी। दो पार्टीज हैं, एक मालिक मकान है और एक किराएदार है, एक ओनर है और एक किराएदार है। इसमें किसकी इनकम की बात हो रही है, जो ओनर है, जो मालिक मकान है, हम उसकी इनकम की बात कर रहे हैं, जो उसको आप किराया पे कर रहे हो, जो वो किराया रिसीव कर रहा है, आप सारी की सारी उसकी इनकम की बात कर रहे हैं। उसकी इनकम हमने क्या करनी है, यहाँ पर लेके चलनी है, ठीक है। साइनिंग अमाउंट अभी तक किसी भी पेपर के किसी भी एडजस्टमेंट में एग्जामिनर ने नहीं पूछी हुई। अगर पेपर में अभी आपको कह देता है इस फलाने टेनेंट को ने इस बंदे को इतनी साइनिंग अमाउंट दी है, या अगर आपने कोई साइनिंग अमाउंट रिसीव की है, वो टोटली टैक्सेबल है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। साइनिंग अमाउंट क्या होती है, टोटली टैक्सेबल होती है, जितनी मिलेगी सारी सारी क्या हो जाएगी, इनकम में ऐड हो जाएगी। फिर यू से बनेगा अनएडजस्टेबल अमाउंट या अनएडजस्टेबल एडवांस, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं क्या होता है। आर से बनेगा रेंट रिसीव और एस से बनेगा फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये 4 मेन इनकम्स हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रही होती हैं। इनको चारों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, चार्जेबल रेंट या रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ रहा होता है। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि चार्जेबल रेंट क्या होता है या रेंट चार्जेबल टैक्स क्या होता है, एक्सप्लेन कर लेंगे, क्या करेंगे, RCT इज इक्वल टू सर्फ। RCT क्या है, सर्फ है। अब सर्फ से क्या बनेगा, साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट, रेंट रिसीव्ड और फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये 4 इनकम है जो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है, याद हो जाएंगी। इनका हम ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा। रिमेंबर, जो साइनिंग अमाउंट है, टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पे करता है, उसको टेनेंसी एग्रीमेंट में लाने के लिए जिसको ये अमाउंट मिलती है वो सारी की सारी टैक्सेबल होती है, वो उसकी इनकम में क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। उसके बाद आता है फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फॉरफिट का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, कन्फिस्केट करना, चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेना। अब फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होगा, आपने कभी नाम सुना बयाने का, बयाना क्या होता है, एडवांस। अब ये क्या है, फॉरफिटेड डिपॉजिट, आपने एग्रीमेंट किया, आपने एग्रीमेंट किया है फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप अपनी प्रॉपर्टी क्या करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। आपने 1 मार्च 2023 को एग्रीमेंट कर लिया कि आप एक प्रॉपर्टी बेचने लगे हैं, डेट कॉस्टेड 10 मिलियन। एग्रीमेंट हो गया, जिससे एग्रीमेंट किया उसने आपको 3 मिलियन का जो एडवांस था वो जमा करवा दिया, और उसने कह दिया रिमेनिंग पेमेंट जो है वो मैं आपको 30 जून 2023 तक कर दूंगा। अगर वो 30 जून 2023 तक रिमेनिंग पेमेंट कर दे तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, आपका डिस्पोजल ट्रीट हो जाएगा। अगर वो इस डेट पर डिफॉल्ट कर जाए, वो पैसे ना दे पाए, तो क्या होगा, फिर जो इसने ये एडवांस दिया होगा आपने, आप इसे क्या कर लेंगे, आप इसे फॉरफिट कर लेंगे, अब आप उसको वापस नहीं देंगे। ये जो एडवांस आपने फॉरफिट किया होगा ये भी सारा टैक्सेबल होता है, और ये भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता है। रिमेंबर, ये किसका एडवांस है, जब आपने प्रॉपर्टी की सेल का एग्रीमेंट किया है, बेचने का एग्रीमेंट किया है, और अगला बंदा जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो उसके जो पैसे आपने अपने पास कन्फिस्केट कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं, ये भी आपकी क्या होती है, इनकम का पार्ट बन रहा होता है। बुक पढ़ी हुई है बीच में इसमें टैक्स की, किसे गई है,
कौन सी? जैसे ये सवाल अगर विजिबल है तो लाइट ऑफ कर दो। इस सवाल का जरा पहला पैरा आपने पढ़ ला, पहला पैराग्राफ अब नजर आ रहा है? कौन सही है? डर लग रहा है उसको। अब ठीक है? रूम नहीं चेंज करना चाहिए था, खैर है। अब इसमें देखें, एक एग्रीमेंट हो रहा है प्लॉट को सेल करने का, और अगला बंदा उस एग्रीमेंट से डिफॉल्ट कर गया। उसने क्या, नहीं सॉरी मैं प्लॉट नहीं ले सकता। उसने कितना जमा कराया था? 5 लाख। अगले बंदे ने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। जो भी आप फॉरफिट करेंगे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वो हमेशा क्या होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? रूल बड़ा आसान है। कहाँ पे खेलेगा एग्जामिनर? वो कहेगा आपने फॉरफिट किया है अगले साल। जिस तरह सैलरी में जो कर रहा था बोनस के साथ, वो सेम करता है यहाँ पे फॉरफिटेड डिपॉजिट के साथ। आपने हमेशा फॉर द रेलेवेंट ईयर क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है रेंट। रेंट क्या होता है? किराया। रेंट की डेफिनेशन 2 दफ़ा 2 नंबर की पेपर में आई है कि रेंट क्या होता है। डिफाइन रेंट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। रेंट किसे कहते हैं? उस वक्त आपका जो दिल में आता है आप लिखते हैं कि रेंट रिसीव्ड इज रेंट गिवन टू द ओनर बाय द टेनेंट इज रेंट होता है। ये कभी मार्क्स में मिलेंगे। रेंट की डेफिनेशन ये है, इसको आपने याद करना है। रेंट क्या है समझे। दिस इज कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल। कोई भी कंसिडरेशन है जो आपको रिसीव हो चुकी है या क्या है आपकी रिसीवेबल है, आप इसे रिसीव कर लेंगे। रिसीव हो चुकी है या रिसीव कर लेंगे। कौन करेगा रिसीव? बाय एन ऑनर ऑफ अ लैंड फॉर अ टैक्स ईयर, कि जो उस जमीन का ऑनर है वो क्या कर रहा है? इसको रिसीव कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज उसने अपनी वो जमीन क्या दी थी? इस्तेमाल करने के लिए दी थी या ऑक्यूपेशन के लिए दी थी कि आप कब्जे में है, आप इसको रह लें, आप इसको यूज कर लें, इसके बदले में मुझे ये अमाउंट पे करते जाएं। तो वो जो अमाउंट रिसीव कर रहा होगा वो क्या कहलाती है? रेंट कहलाती है। और ये जो है ना फॉरफिटेड डिपॉजिट, ये भी बाय डेफिनेशन किसका पार्ट होता है? रेंट का पार्ट होता है। तो रेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेंट रिसीव्ड इज कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड फॉर अ टैक्स ईयर फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग या लैंड। ये है रेंट की डेफिनेशन। क्या होती है? कंसिडरेशन रिसीव, बोलो यार, कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ये 2 नंबर की डेफिनेशन है। 2 दफा पूछी है और दोनों दफा स्टूडेंट्स वर अनएबल टू राइट दिस डेफिनेशन, नहीं कर पाए थे, आउट ऑफ सिलेबस थी, नहीं थी। ये डेफिनेशन कर लेंगे, पक्की बात है। ये फिर बताएं क्या होती है रेंट। व्हाट इज रेंट? तेरी आवाज मुझे आ गई है। वो दरवाजा भी खुला हुआ था, पता है? अभी यूं निकालूंगा, यूं बाहर फेंकूंगा, जैसे अभी आप जाने लगे थे थोड़ी। ठीक है, आपका फोकस सिर्फ मोबाइल पे है और आप इतना समझ नहीं आए मुझे बाद में। सारा मुझे नजर आ रहा है, सब मुझे पता है किसका फोकस कहाँ पे किस वक्त होता है। सुनूंगा फिर आपको आता नहीं है। सबका पता है फोकस कहाँ पर किसका कहाँ पे क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा होता हूँ मैं। कल कंप्लेन की वजह से मैंने आज यहाँ पे किया ऐसे काम, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। हम अंधे नहीं है, हमें सब कुछ नजर आ रहा होता है। तो इसलिए कुछ दिन है फोकस होके बैठ जाएं। मेरी भी जान लग रही है, अपनी भी जान ज़ाया ना करें, कर लें पेपर पास। अच्छा, रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? रेंट का ट्रीटमेंट होगा हमेशा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, आपने वो लेनी होती है। हमेशा ये होता है,
यहाँ पे एग्जामिनर ना फिर तंग करेगा आपको, वो कह देगा आप रेंट रिसीव कर रहे हैं 1 लाख रुपया पर मंथ, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,30,000 पर मंथ है। आपने हमेशा क्या लेनी है, हायर लेनी है, बिकॉज वो कहता है यार मार्केट में जब इसकी कीमत 1,30,000 है, तुमने क्यों लाख का दिया हुआ है, तुम्हारी गलती है ना। जब मार्केट वाले कह रहे हैं कि तुम ये प्रॉपर्टी लेके आओ, आज किराए पे दो, मैं तुम्हें 1,30,000 रुपया पे कर दूंगी, तो तुमने लाख का दिया, ये तुम्हारी गलती है, हम इसे नहीं मानेंगे। हमने क्या लेना है, एक्चुअल रेंट रिसीव या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, वो क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद है एडवांस। अब इसमें क्या कंफ्यूज करता है, इसमें वो कंफ्यूज करता है कि आपका एग्रीमेंट हुआ था जून 2023 में, आपका ईयर एंड भी वही होता है, एग्रीमेंट भी वही, ईयर एंड भी वही है, लेकिन आप फॉरफिट करें जुलाई में जाके, तो वो होता है। फॉर एग्जांपल अब आपका एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था यकम को, ठीक है, अब आप पक्के हो गए कि यार इस पे एग्रीमेंट हुआ है, वो कहते हैं कि उसने डिफॉल्ट किया जाके यकम जुलाई को या 5 जुलाई को, तो वो जब बच्चे रिलेट नहीं कर पाते कि जिस डेट के ऊपर है ना ये फॉरफिटेड डिपॉजिट, जिस डेट के ऊपर आपने फॉरफिट किया है उस डेट पे आपने इनकम में इसको ऐड करना होता है, जिस डेट पे फॉरफिट हो रहा है। एक्रूवल बेस पे ये नहीं होगा, एक्रूवल बेसिस पे क्या होगी, प्रॉपर्टी एक्रूवल बेसिस पे, इसमें एक्रूवल बेसिस क्या होगी जरा बताएं। इसकी रिसीव, जब देखें इसमें आपने एडवांस पैसे पकड़े हुए हैं, इसमें आपने पैसे एडवांस पकड़े हुए हैं, इसमें आपके पैसे क्या हैं, एडवांस है। अगला बंदा बाद में डिफॉल्ट कर रहा है, आपके पास पैसे पड़े हुए थे ना, आपने क्या किया है, तो आप जब जिस दिन लग गया पता ना, उस डेट के ऊपर आपने अपने करना है, कन्फिस्केट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, उस डेट पे आपने अपनी इनकम इसको ऐड कर देना, उस डेट के ऊपर जिस दिन फॉरफिट हो रहा है उस डेट के ऊपर आपकी इनकम में ऐड होना है, जिस दिन फॉरफिट कर रहे हैं उस डेट के ऊपर आपने इसको अपनी इनकम में ऐड करना है। पक्की बात है, यही कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। एडवांस की बात करते हैं, एडवांस क्या होता है, ये रेंटल प्रॉपर्टी के एडवांस की बात करूँ, नॉट के डिस्पोजल वाले। एडवांस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पेपर में सिर्फ आज तक उसने एक ही तरह का पूछा है, सेकंड टाइप उसने आज तक नहीं पूछी। एक है हमारे पास एडजस्टेबल एडवांस, और दूसरा हमारे पास क्या है, अनएडजस्टेबल एडवांस। आप लोग हॉस्टल्स का पता होगा आपको, जो रेंट पे घर लेते हैं उनको ही पता होगा वो किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। आप एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, आप किराए पे लेते हैं, वो कहता है जी ठीक है किराया जो है वो 1 लाख पर मंथ है, पर मंथ रेंट कितना है, 1 लाख है। इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, 2 लाख रुपया जो है वो क्या जमा करवाना पड़ेगा, एडवांस जमा करवाना पड़ेगा। और ये क्या होता है कि जब आप प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे ये मैं क्या कर दूंगा, आपको वापस कर दूंगा। और अगर आपने कभी भी किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट किया, आपने किसी महीने का रेंट पे ना किया, आपने कोई बिजली का बिल पे ना किया, आपने कोई टैक्स वगैरह आया पे ना किया, प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो मैं क्या कर लूँगा, इसमें से अमाउंट जो है एडजस्ट कर लूँगा। ऐसा ही होता है, जब छोड़ के जा रहे होते हैं, ये बिजली का बिल पे नहीं किया मैं काट रहा हूँ बीच में से, ये रेंट आपने पे नहीं किया मैं ये काट रहा हूँ बीच में से, ये दीवार तोड़ी है ये पैसे मैं काट रहा हूँ, सारा ऐसा ही होता है। रिमेंबर, एडजस्टेबल एडवांस जब भी एडजस्ट होगा, एडजस्टेबल एडवांस जब भी एडजस्ट होगा आपके रेंट का पार्ट बनेगा। आपके रेंट का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। देखो आपने इसको 2 लाख एडवांस दिया हुआ है, पूरा साल हो गया, आप जा रहे हैं छोड़ के, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, सब कुछ पे था, उसने आपको 2 लाख वापस कर दिया, कोई रकम एडजस्ट हुई है नहीं ना, तो इसका मतलब उसकी इनकम का कोई चीज़ नहीं बनेगी। लेकिन आपने 1 महीने का रेंट नहीं दिया था, उसने एडवांस में से पैसे काट लिए, तो जब वो इस एडवांस में से कोई भी एडजस्टमेंट मालिक मकान करेगा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। एडजस्टेबल एडवांस विल बी ट्रीटेड एज रेंट, लिख लो इसको, पेपर में अभी तक एडजस्टेबल एडवांस नहीं गिवन। मैं इलेक्ट्रिशियन लग जाए ना आज। कौन सी लाइट ऑन करनी है,
एडजस्टेबल एडवांस विल बी अ पार्ट ऑफ योर रेंट व्हेन एवर इट इज एडजस्टेड। जब एडजस्ट होगा ना तब उस साल उस मंथ आप उसको अपनी इनकम का पार्ट बना लेंगे। 2 लाख दिया हुआ था, आपने 1 मंथ रेंट पे नहीं किया, उसने उस एडवांस में से वो रेंट एडजस्ट कर लिया। जब उसने एडजस्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। अगर कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हुई, नथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम। ठीक है, कहानी आती है पेपर में अनएडजस्टेबल एडवांस की। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको ज़रा देखना है। ये क्या होता है कि आपने एडवांस पे किया, आप कुछ अर्सा रहेंगे, 5 साल 6 साल 7 साल, और जब आप छोड़ के जाएंगे आपको वो रकम एज इट इज़ क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, आपको दे दी जाएगी। कभी सुना हुआ गिरवी घर, मॉर्टगेज वाला नहीं, मॉर्टगेज नहीं, ये गिरवी घर होते हैं। आप लमसम अमाउंट पे करते हैं, 3-4 साल के लिए लेते हैं, 3-4 साल घर में रहते हैं, फिर आप घर छोड़ के चले जाते हैं और आपको वो एज इट इज़ रकम जो है वापस मिल जाती है। सुना हुआ ये सेम काइंड ऑफ डेट कंसेप्ट है कि आपने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया और आपने एक एडवांस जमा करा दिया जो क्या है, अनएडजस्टेबल है, जो कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। जब आप प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे आपको वो रकम एज इट इज़ क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी। अब आपने 10 लाख दिया है, 20 लाख दिया है, 30 लाख अगले बंदे को दिया हुआ है, उसके पास ये अमाउंट आ गई है। आप 3 साल रह रहे हैं, 4 साल रह रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो तो है, लेकिन जब उसके पास ये रकम है, जब उसके पास ये अमाउंट है, क्या वो इस अमाउंट से बेनिफिट ले रहा है? तो ये उसकी हम क्या करेंगे, डीम्ड इनकम एज्यूम कर रहे होंगे कि तुम्हारे पास पैसा पड़ा हुआ है, तुम इस पैसे को एंजॉय कर रहे हो, तुम इस पैसे की यूटिलिटी ले रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा हम इसको तुम्हारी इनकम का पार्ट बनाते जाएंगे। अब उसको क्या असूल होगा बनाने का कि जो आपको अमाउंट रिसीव हुई होगी, जो भी अमाउंट रिसीव हुई है उसका आपने 1/10 लेना है। जो जवाब आएगा वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। इज दैट क्लियर? ये होता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी रेंट आउट की हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने फर्स्ट टाइम नया घर बनाया, रेंट आउट कर दिया, अनएडजस्टेबल एडवांस लिया, उस बंदे ने आपको 1 मिलियन जमा करवा दिया, आप उसका 1/10 लेंगे। हर साल जो है आप 1 लाख रुपया अपनी इनकम में ऐड करते जाएंगे। और ये एडवांस जो है इसे कभी भी टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। साल के शुरू में दे रहा है 1/10 लो, ऐड कर दो। अगस्त में आया है 1/10 लेके ऐड करोगे। जनवरी में आ रहा है, इवन आखिरी महीने आया जून के स्टार्ट में और उसने आपको अनएडजस्टेबल अमाउंट दे दी है, आप सिंपल 1/10 लेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे। कभी भी इसको नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, कभी गलती से भी नहीं करना। अनएडजस्टेबल एडवांस जितना मिलेगा 1/10 लेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे, जितना मिलेगा 1/10 लेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे, चाहे साल के शुरू में मिल रहा है, चाहे साल के मिड में मिल रहा है, इवन साल के एंड पे ही क्यों ना मिल रहा हो। द रूल इज दैट कि अगर आपके ईयर एंड के ऊपर अनएडजस्टेबल एडवांस शो हो रहा है, उसका 1/10 लेके क्या कर दिया जाएगा, आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, आपकी इनकम में उसको शो कर दिया जाएगा। क्लियर है? और जिस साल वापस कर रहे हैं उस साल कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। आपका अगर वो चला गया छोड़ के टेनेंट, आप उसको रकम पे कर रहे हैं, चाहे साल के शुरू में पे कर दें, चाहे साल के मिड में पे कर दें, चाहे साल के एंड पे कर रहे हैं। इवन अगर आप 28 जून को भी पे कर रहे हैं ना और आपका ईयर एंड 30 जून है, 30 तारीख है, 30 तारीख को क्या इसकी रकम आपके पास पड़ी हुई थी? द आंसर इज नो। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। तो जिस साल रिसीव होगा उस साल ट्रीटमेंट लेंगे, जिस साल पे बैक करेंगे उस साल कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। जिस साल रिसीव होगा ट्रीटमेंट लेंगे, जिस साल पे बैक करेंगे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। रिसीव, ट्रीटमेंट, पे बैक, नो ट्रीटमेंट, ये 2 वर्ड्स हैं जो आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये तो है था कि अगर हमने फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट की है उसके बारे में बात कर रहे थे। अगर हमारा टेनेंट स्विच हो जाए, एक आया रहा चला गया, अब नया बंदा आ गया, बिकॉज अगर आपने प्रॉपर्टी इस पर्पस के लिए रखी हुई है तो आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को वेकेंट नहीं छोड़ेंगे। एक बंदा जा रहा है, दूसरा बंदा आपने अरेंज किया होगा, यार ये जाएगा, अगला बंदा आ जाएगा, फिर क्या होगा? अगर आपके टेनेंट स्विचिंग हो रही है, अगर आपके टेनेंट स्विचिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर ए था, उसने आपको एडवांस दिया 7 लाख और वो आपके पास 4 साल उसने स्टे किया और 5th ईयर में वो लीव कर गया।
जब आपको इससे अमाउंट रिसीव हुई होगी, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया होगा, 700 इंटू 1/10, 70,000 आपने ईयर 1 में ऐड किया होगा, ईयर 2 में भी 70,000, ईयर 3 में भी 70,000, ईयर 4 में भी 70,000, 5 में चला गया तो आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा, ये आपका हो गया। अब वो चला गया तो दूसरा बंदा आ गया, आपने कहा जी मिस्टर बी आ गया, ये ईयर 5 में ही आ गया, आपने से लिया 12 लाख रुपया और इसने कहा मैं आपके पास 7 साल रहूँगा। वो जितने मर्जी साल रहे वो इररेलेवेंट है, हमने मैक्सिमम 10 साल इसको अपनी इनकम का प्रपोर्शनेट करना है। अब इसने हमें कितना दिया है, 1.2 मिलियन एज अ अनएडजस्टेबल एडवांस। हमने क्या किया होगा, प्रैक्टिकली क्या होता है, इससे हमने लिया होगा 1.2 मिलियन, इसमें से हमने 7 लाख इसको पे कर दिया होगा, बाकी हमारे पास रह गया होगा, ऐसे ही होता है। अब इसको कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, अमाउंट रिसीव हुई है 1.2 मिलियन, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीवियस टेनेंट की अमाउंट जो ऑलरेडी टैक्स्ड है। पिछले बंदे ने कितनी रकम दी थी, 7 लाख, 10 पे डिवाइड कर रहे थे, कितने साल वो हमारे पास रहा, 4 साल, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा, 280 आप इसमें से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग बनेगा 9,20,000। इसका आप लेंगे 1/10 और क्या करेंगे, 92,000 जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड हो रहा होगा बेनिफिट। तो जब एक टेनेंट जाता है और दूसरा टेनेंट आता है तो आने वाले ने जितने पैसे दिए हैं वो हम अमाउंट पकड़ते हैं, प्रीवियस टेनेंट की जितनी अमाउंट हम अपनी इनकम का प्रीवियसली पार्ट बना चुके हैं, 70,000 यहाँ पे बनाई, 70 यहाँ पे, 70 यहाँ पे, 70 यहाँ पे, 4 साल उसको अपनी बनाया इनकम का पार्ट, कितना हो गया एग्रीगेटिवली 2,80,000। वो लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है अब ये ऐड होगी, तो अब जब तक ये मेरे पास मिस्टर बी रहेगा मैं 92,000 अपनी इनकम में ऐड करता जाऊंगा, बीइंग अनएडजस्टेबल एडवांस जो मुझे इससे रिसीव हुआ है। गॉट इट? इसको देख लें, इसमें कोई चीज़ है तो बताएं। दूसरा, ओपन प्लॉट के अगेंस्ट अगर आपको कोई एडवांस रिसीव हो रहा होता है अनएडजस्टेबल, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ओपन प्लॉट के अगेंस्ट अगर आपको कोई अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तीसरा, अगर आपको साल के शुरू में ही एडवांस मिला और साल के एंड पे चला गया, साल के शुरू में आया और साल के एंड पे चला गया, तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। चौथी बात, अनएडजस्टेबल एडवांस का ट्रीटमेंट सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में होगा, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल कर रही है, अगर आपने उसका अनएडजस्टेबल एडवांस लिया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये चीज़ याद रखनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आप कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी कर सकते हैं। आपने किसी एसेट का अनएडजस्टेबल एडवांस ले लिया है, उनका ट्रीटमेंट कोई नहीं होगा। ये ट्रीटमेंट किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए है। इसका सिर्फ ट्रीटमेंट कहाँ होगा, प्रॉपर्टी में ही होगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं होगा। गॉट इट? प्लॉट इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, अनएडजस्टेड है। एग्जाम्पल 2 है, जरा देखिएगा, इसको बताएं, समझ आती है, कर लेंगे। ये कर लेंगे ट्रीट। कहते मिस्टर एसन रेंट आउट हिज ओन हाउस टू कासिम ऑन 1 सितंबर 2019 एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹80,000। कितना रेंट है, 80,000 है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट इज पर मंथ 1,03,000। हम कौन सा लेंगे, एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, 1,03 आ जाएगा। In addition to the monthly rent, Qasim also agreed to pay 7 लाख as a non-adjustable advance। तो 1/10 करेंगे और इसकी इनकम में ऐड कर देंगे, तो 20, 21, 22, 23 और 24 की इनकम निकाल लेंगे आप। आगे चलें, तो इनकम की बातें यही थी जो हमने कर ली। अच्छा रिमेंबर, ये लाइन लिख लीजिएगा, नजर नहीं आ रहा, हाँ तो भाई एक ही कुर्सी रह गई हूँ। Remember,
लैंडलॉर्ड की कोई लायबिलिटी है, लैंडलॉर्ड की कोई लायबिलिटी है, अगर वो टेनेंट पे कर दे तो वो भी क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड की इनकम में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई थी और एग्रीमेंट था जो इस प्रॉपर्टी का टैक्स होगा वो मालिक मकान पे करेगा, नोटिस आया हुआ था, आपने पे कर दिया, तो ये जो आपने पेमेंट की है ये उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी। एनी लायबिलिटी ऑफ एन ऑनर पेड बाय अ टेनेंट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज इनकम, वो उसकी इनकम का पार्ट बन जाएगी, ये चीज़ याद रखनी है। एनी लायबिलिटी लिख लो, एनी लायबिलिटी ऑफ एन ऑनर पेड बाय अ टेनेंट will be a part of owner's income। ये पेपर में नहीं पूछा उसने अभी तक। Any liability of an owner paid by a tenant will be a part of owner income। ये पेपर में नहीं पूछा उसने अभी तक, पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा चलिए एक्सपेंसेस में हो जाए कवर, एक्सपेंसेस में बात करते हैं। इनकम हो गई, इनकम हो गई है, इनकम कौन कौन सी है, 4 है, कैसे, सर्फ, साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट, रेंट रिसीव्ड और फॉरफिटेड डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की, जो हमने एक्सपेंडिचर्स लेस करवाने हैं। पेपर में अगर आपको 2 नंबर का आता है डिफाइन रेंट एंड डिफाइंड रेंट चार्जेबल टू टैक्स या चार्जेबल रेंट, लिख लेंगे। पेपर में 3 नंबर का सवाल है या 4 नंबर का सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आ जाता है डिफाइन रेंट या एंड चार्जेबल रेंट, लिख लेंगे। रेंट क्या होगा, कंसिडरेशन रिसीव या रिसीवेबल बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड फॉर द ऑक्यूपेशन या यूज ऑफ बिल्डिंग। और रेंट चार्जेबल टैक्स क्या होगा, साइनिंग अमाउंट, अनएडजस्टेबल अमाउंट, रेंट रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड डिपॉजिट। ये 2 बातें हैं, ये याद रखनी है, पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताएं, दोनों क्या होती हैं, तो ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपका आरसीटी आ गया, ये है, इसको ग्रोस रेंट भी कहते हैं। ये जो आपका चार्जेबल रेंट है ना, इसको हम ग्रोस रेंट भी कहते हैं कि ये आपका टोटल ग्रोस रेंट फॉर द ईयर इतना बन रहा है। इसमें से हमने क्या करने हैं, अब अपने एक्सपेंडिचर्स लेस करने हैं, और इन एक्सपेंडिचर्स का नाम होता है अलाउएबल डिडक्शंस। लिख लो, एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं अलाउएबल डिडक्शंस। आई कैप में 2 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर का भी है, 3 नंबर का भी है और 6 नंबर का भी है, 3 दफ़ा सवाल आया हुआ है। ये डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड अलाउएबल डिडक्शंस। जो आप लोग लगता है थ्योरी बहुत मुश्किल है, थ्योरी बहुत मुश्किल है, थ्योरी ये पेपर में आती है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड अलाउएबल डिडक्शंस, बिकॉज दोनों टर्म्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं, नहीं पता होता। पहले हम बात करते हैं अलाउएबल डिडक्शंस की, ये क्या होती हैं, दीज आर द एक्सपेंडिचर्स, ये अखराजात है, ये जो खर्चे हैं जब भी आप अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें से लेस करवा रहे होते हैं। जैसे बिजनेस की बात करूं, डेप्रीसिएशन, सैलरी पे, रेंट है, ये आ जाएगा। इसकी बात करेंगे, इसके तमाम अखराजात आ रहे होंगे। अदर सोर्स की बात करूंगा, जो वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स आ रहे होंगे वो होते हैं। तो अलाउएबल डिडक्शंस क्या हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको अलाउ होते हैं किसी भी हेड की इनकम कैलकुलेट करते हुए। डेप्रिसिएशन हो जाती है, रेंट हो जाता है, सैलरीज हो जाती हैं, ये क्या है आपके अलाउएबल डिडक्शंस हैं। जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं उसे हम कल कर रहे होंगे, वो क्या होती हैं, जो आपकी टोटल इनकम को कम कर रही होती है, जिसमें ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड है और एजुकेशनल अलाउंस है। वो 4 चीज़ें हैं, वो हैं आपकी डिडक्टेबल अलाउंसेस। आई कैप 3 दफ़ा पूछ चुका हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 6 नंबर का, और ये वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन आज तक का है। बच्चों को नहीं पता इसमें क्या था और क्या नहीं था, बट द थिंग इज दैट अलाउएबल डिडक्शंस क्या होती हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो आप अपनी इनकम में से रिड्यूस करवा रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर पेपर में रिक्वायर लिख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन हो गई, रेंट हो गया, रिपेयर्स हो गए, सैलरीज हो गई, बैड डेट्स हो गए, ये है वो एक्सपेंडिचर, इन्हें हम क्या कहते हैं, अलाउएबल डिडक्शंस कहलाते हैं। अब प्रॉपर्टी के केस में जो हमारे पास अलाउएबल डिडक्शंस हैं या एडमिसिबल डिडक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर एडमिसिबल में जो आएगी वो है रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस, इसे हम मैंडेटरी अलाउंस कह रहे होते हैं।
जो रिपेयर अलाउंस है इसे हम क्या कहते हैं, मैंडेटरी अलाउंस है। ये हर हालत में लेस होना है, पेपर में गिवन है, पेपर में गिवन नहीं है, एग्जामिनर ने बताया है, एग्जामिनर ने नहीं बताया, आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है और रिपेयर अलाउंस आपने हमेशा लेस करवाना है। किसके अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट आउट की हुई है, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, उसका जो रेंट रिसीव होगा, जो आपका चार्जेबल रेंट आ रहा होगा, उसका हमेशा आपने 1/5 लेना है और क्या कर देना है, आपने लेस करवा देना है। हमेशा कितना लेना है, 1/5। एक्चुअल रिपेयर्स हमेशा इग्नोर होती हैं, चाहे वो कम है, चाहे वो ज़्यादा है, चाहे वो है ही नहीं। एक्चुअल रिपेयर्स हमेशा इग्नोर होंगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, लिख लो इसको। वहाँ पे आप लोगों का दिमाग काम नहीं करना, जब आप इसे रिवाइज कर रहे हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चाहिए आपको, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअल रिपेयर्स हमेशा इग्नोर होंगी। और रिपेयर्स कौन सी आपने लेस करवानी है, 1/5 ऑफ RCT। जितना रेंट चार्जेबल टू टैक्स आएगा उसका 1/5 लेंगे और वो आप क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। और ये बिल्डिंग के अगेंस्ट होती है। अगर आपने कोई प्लॉट रेंट आउट किया हुआ है, कोई प्लॉट किराए पे दिया हुआ है, प्लॉट के अगेंस्ट कोई किसी किस्म की रिपेयर्स लेस नहीं हो रही होती। क्लियर है, प्लॉट के अगेंस्ट रिपेयर्स लेस नहीं होती। यहाँ पे एग्जामिनर खेल सकता है, यहाँ पे एग्जामिनर के पास एक रूम है कि वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। आई विल शेयर सम क्वेश्चंस इन अ डे और टू जिसमें बिल्डिंग और प्लॉट इकट्ठे हैं। आप बिल्डिंग को भी रेंट पे दे रहे हो, आप प्लॉट को भी रेंट पे दे रहे हो और आपका कंबाइन RCT आ रहा होता है। जब वहाँ पे आपने रिपेयर चार्ज करनी है तो सिर्फ आप बिल्डिंग के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, आप प्लॉट के अगेंस्ट चार्ज नहीं कर रहे होंगे। इसका मैं कल क्वेश्चन शेयर करता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पास्ट में नहीं है, आने के चांसेस हैं कि वो बिल्डिंग भी दे देगा, आपको प्लॉट भी दे देगा, आप सबका रेंट निकाला है, आपने कंबाइन अपनी RCT निकाली, इतनी आती है। लेकिन जब आप रिपेयर लेस करने जाएंगे तो प्लॉट के रेंट के अगेंस्ट कभी भी रिपेयर लेस नहीं हो रही होती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसे हम क्या कहते हैं, मैंडेटरी अलाउंस कह रहे होते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। रिमेंबर, इंश्योरेंस भी कब लेस होती है, बिल्डिंग के अगेंस्ट ही लेस हो रही होती है। कि अगर आपने बिल्डिंग रेंट आउट की है और बिल्डिंग की कोई इंश्योरेंस करवाई है, सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट इंश्योरेंस जो है वो क्लेम होती है। एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, कह देगा जी आपने प्लॉट की इंश्योरेंस कराई हुई है और आपने बस रटा मारा होगा इंश्योरेंस लेस, इंश्योरेंस लेस, आप करके आ जाएंगे, मार्क्स कट देंगे। इंश्योरेंस सिर्फ किसकी लेस हो सकती है, अब बिल्डिंग की कराई है, उसका जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। प्लॉट के अगेंस्ट लेस नहीं होगी। ऑटम 16 का सवाल है, उसमें प्लॉट दिया हुआ है, उसकी इंश्योरेंस है, उसका ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते, प्लॉट की इंश्योरेंस लेस नहीं हो रही होती। उसके अलावा कोई भी लोकल आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, लोकल रेट्स पे कर रहे हैं टू लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल गवर्नमेंट वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह पे करें, जितना पे किया आप लेस करवा सकते हैं ये चीज़। उसके अलावा कोई भी ग्राउंड रेंट जो आप पे कर रहे हैं वो भी लेस करवा देते हैं। ये लिस्ट याद नहीं करनी कि रट्टे मार रहे हैं जी, वर्ड बाय वर्ड याद कर रहे हैं, ये उसने आपसे न्यूमेरिकली पूछना है। आपको हर एक पॉइंट का पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ कहाँ पे नहीं आ रहा। और ये सीक्वेंस में भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस में सिर्फ एक चीज़ आनी है, पहला एक्सपेंडिचर, वो है रिपेयर। रिपेयर सबसे पहले लेस होगा, उसके बाद जितने भी हैं वो आप ऊपर नीचे कर लें, कोई मसला नहीं आता, लेकिन रिपेयर जो है वो सबसे पहले करना है आपने हमेशा। उसके बाद है एनी प्रॉफिट पेड और पेड बाय अ पर्सन इन अ ईयर ऑन मनी बोरोड इंक्लूडिंग बाय अ वे ऑफ मॉर्गेज टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी। ये एडजस्टमेंट लग रही है आ जानी है आपको। जब कंबाइंड न्यूमेरिकल आएगा ना, उसमें चांसेस हैं कि आप लोन लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, बड़ा ट्रीटमेंट सैलरी में आएगा, आप उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। नीचे जाके आपको करेगा बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, और माइट भी उसमें कह दे कि ये प्रॉपर्टी जो आपने रेंट आउट की है इसके ऊपर वही लोन लगाया है, उसको माइट भी रेनोवेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, बात बता देगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, लेस करवाना होगा, बिकॉज पिछले 2-3 अटेम्प्ट में ना, लास्ट अटेम्प्ट तक एक होता था हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस प्रॉफिट ऑन डेट। आपके पास पास्ट पेपर में कल भी मैंने 2-3 एडजस्टमेंट छोड़ी थी कि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसमें होता था कि आपने लोन लिया,
और आप घर एक्वायर कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको मिलता था डिडक्टेबल अलाउंसेस, वो ख़त्म हो गए हैं, वो आपके ऑर्डिनेंस से रिमूव कर दिए गए हैं। अब एग्जामिनर के पास 2 ही रूम है जिसमें वो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर को यूटिलाइज करवा सकता है। लोन तो आप लेंगे अपने एम्प्लॉयर से, उसका तो होगा ट्रीटमेंट सैलरी में ही है। दूसरा, अब या तो वो उस लोन को लगवाएगा बिजनेस में जाके, या वो उस लोन को लगाएगा इस प्रॉपर्टी में जाके। बिजनेस में लगाए या प्रॉपर्टी में लगाए, दोनों में आप अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो लेस करवाएंगे। और यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करने का असूल क्या होगा? बेंचमार्क रेट और एक्चुअल रेट, विच एवर इज हायर, वो आप क्या कर रहे होंगे? लेस करवा रहे होंगे। ये मैं कल भी बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से 2 मिलियन का, ये आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और आपने लिया था 2% के ऊपर। आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे सैलरी में 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2%, जो रिमेनिंग बेनिफिट होगा वो आपने क्या किया होगा? सैलरी में ऐड किया होगा। ये आपको तो हिफ्ज हो गया ट्रीटमेंट। अब उसने क्या कहना है कि यही जो 2 मिलियन का लोन था, इसको आपने यूटिलाइज किया अपनी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने के लिए, या प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या एक्सटेंड करने के लिए, और वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे दी है, वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे दी है। अब जो रेंटल इनकम आएगी, साइनिंग अमाउंट जो भी कैलकुलेट किया होगा, रिपेयर लेस किया होगा, रिपेयर लेस करवाने के बाद आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी लेस करवाएंगे। अब वो इंटरेस्ट लेस कैसे करवाएंगे? आप लेंगे बेंचमार्क रेट 10% और एक्चुअल 2%। अब ये बनेगा 10% का 2 लाख बन रहा होगा, और ये बन रहा होगा 40,000। हायर क्या होगा? 2 लाख होगा। तो 2 लाख आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करवा रहे होंगे। इवन वो ये भी कह देगा, अब उसके पास एक और रूम आता है कि अगर आप लोन लेते हैं अपने किसी दोस्त से और वो कैश में लोन लेते हैं, अभी हम अदर सोर्स की बात करेंगे, आप कैश में लोन लेते हैं, वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है। आप दोस्त से लोन लेके प्रॉपर्टी में लगा दें, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट या कुछ भी किया और प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, तब भी आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो लेस करवा रहे होंगे। यहाँ पे उसने इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक नहीं किया, उसने कहा कि भाई कोई भी आपने लोन लिया, उसके ऊपर कोई भी सूद पे कर रहे हो, और वो लोन आपने यूज़ किया प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, रेनोवेट करने में, एक्सटेंड करने में या रिकंस्ट्रक्ट करने में, और वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप अपना सूद जो है, जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, वो लेस करवा लेंगे। असूल क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर से लोन लिया है, फिर उसका असूल क्या होगा? बेंचमार्क रेट और एक्चुअल विच एवर इज हायर, वो हम क्या कर रहे होंगे? लेस करवा रहे होंगे। इस एडजस्टमेंट के आने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। इस अटेम्प्ट में लोन जो हाउसिंग अलाउंस है ना, उसी में चेंजेस आई हैं, तो इस अटेम्प्ट में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, रिसेंट फाइनेंस एक्ट में जो हाउसिंग अलाउंस के ट्रीटमेंट थे, उनमें चेंजेस आई हैं, इसलिए इस तरह की एडजस्टमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेके प्रॉपर्टी में लगा के प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे? अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को लेस करवा रहे होंगे। किस असूल के तहत? एक्चुअल रेट और बेंचमार्क रेट विच एवर इज हायर, उसके तहत आप क्या कर रहे होंगे? लेस करवा रहे होंगे। भूलोगे तो नहीं? ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वाली, याद रखिएगा। अगर आपने रेंट आउट नहीं की ना, फिर कुछ भी नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट नहीं की ना, लोन लेके लगा दी है, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर्टी आपने लोन लिया एम्प्लॉयर से, आपने प्रॉपर्टी पे लगा दी है और प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं की, प्रॉपर्टी आपके पास ही पड़ी हुई है, कोई किराए पर नहीं दे रहे, तो कहाँ, किस इनकम से इंटरेस्ट लेस करेंगे? हाँ, वो नहीं होगा। बेंचमार्क दोस्त से लिया 0%, उसका तो होना भी बैड डेट ही है, कौन वापस करता है? मुझे तो वास्तव मेरा कोई लोन रिटर्न नहीं हुआ, दुख याद आ गया। एक्चुअल और बेंचमार्क हायर चलते। अब फ्रेंड को पे कर रहे हैं आप, कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे इंटरेस्ट को 10% लेके लेस करवा रहे होंगे। हाँ जी, एम्प्लॉयर के केस में और दोस्त के केस में यही होगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है? ये सुपर एडजस्टमेंट है ये वाली साइज। उसके अलावा अगर आपने कोई HBFC से
HBFC से या किसी भी स्केजुअल बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है फॉर हाउसिंग पर्पस, और उन्हें अगर आप कोई रेंटल वैल्यू पे कर रहे हैं या शेयर टू रेंटल एप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, जितना भी पे कर रहे होंगे वो लेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। शेयर टू HBFC या रेंटल इनकम का शेयर जो आप पे कर रहे होंगे वो आप क्या कर लेंगे, हमेशा लेस करवा देंगे। ये आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई हुई है, गिरवी रखवाई हुई है, उसके ऊपर कोई कैपिटल चार्ज क्रिएट करवाया हुआ है, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे होंगे वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वो ये नहीं पूछेगा मॉर्गेज क्या होती है, HBFC क्या होता है, वो ये नहीं पूछेगा। पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, लेस करवा दीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 नज़र आ रहा है, रीडेबल है। ज़रा इसको ध्यान से पढ़ें, ये एक दफ़ा रीड करें, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या बात की गई है, क्या नहीं बात की गई। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज टाइम कम है। मैं करूंगा बात किताबी, जो किताब में लिखी हुई है, आप उस पर ईमान लेके आए। अभी आपका मैंने ईमान चेंज नहीं करना किताब से। ये है कि अगर आपने कोई किसी किस्म के प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर रहे हैं, ये शायद आपको तो पता नहीं है, ये जितने ये अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, जितने भी ये कम्प्लेक्सेस बने होते हैं, इनके एडमिन चार्जेस, इनके कलेक्शन चार्जेस बड़े ज़्यादा होते हैं। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, एक ने प्लाजा बनाया हुआ है, घर दिए हुए हैं बना के, दुकानें दी हुई हैं, प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी एडमिन कॉस्ट, कलेक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी के बड़े खर्चे होते हैं, ये सारा कुछ पे कर रहा होता है। अब वही कहता है कि अगर आप कोई ऐसा एडमिन रिलेटेड काम पे कर रहे हैं, कोई कलेक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं, आप ये भी लेस करवा सकते हैं। इसका असूल क्या होगा कि जो एक्चुअल पे करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 4% ऑफ RCT, विच एवर इज़ लोअर, वो क्या होंगे, आपके लेस हो रहे होंगे। एक्चुअल और 4%, विच एवर इज़ लोअर, वो क्या कर रहे होंगे, आप लेस करवा रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पे देखा, उसने लिखा हुआ है एनी एक्सपेंसेस विच इज़ होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्राइविंग रेंट चार्जेबल टू टैक्स, कि कोई भी खर्चा जो सोलली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से हो रहा है ना रिलेटेड, वो भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है लीगल एक्सपेंडिचर। ये होते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई सूट वगैरह हो गया है, कोई केस हो गया, उसका लीगल टाइटल डिफेंड करने के जो खर्चे पे कर रहे होते हैं, वो आप यहाँ पे लेस करवा सकते हैं। रिमेंबर, अगर आप रेंटल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, स्टाम्प पेपर लिखवा रहे हैं, स्टाम्प पेपर पे खर्चा कोई हो रहा है, वो आप लेस नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर्टी पे केस हो गया है और वो चला गया है कोर्ट में, उसको डिफेंड करने के लिए आप खर्चा लेस करवा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊं, रहने दें, टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि रिटर्न्स में हम किस तरह कर रहे होते हैं। एनीवेज, ये जो एक्सपेंसेस नंबर 10 है ना, ये 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एग्जामिनर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है 4 नंबर का, कि बताएं कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तो आप अनपेड रेंट को एज अ बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये कंडीशन समझ आ जाती हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में बैड डेट्स भी यही है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब हम बैड डेट क्लेम करेंगे, उसका असूल भी तकरीबन यही है। ये है अनपेड रेंट या बैड डेट्स या रेंट इररिकवरेबल हो गया, उससे अगर हमने एक्सपेंस क्लेम करना है तो हम क्या करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस हैं हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी, वो देखनी है। अब न्यूमेरिकली भी वो हमसे पूछ सकता है और थ्योरेटिकली जो है वो भी क्या कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। 4 नंबर की थ्योरी अगर पेपर में आ जाए, अभी तक तो पेपर में नहीं आई, बट आप लोगों की किस्मत, आपका नसीब पेपर में आती है कि नहीं आती, बट ये 4 नंबर की थ्योरी है। अब ये है क्या, फॉर एग्जाम्पल 2022 में आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई थी 12 मंथ्स के लिए, 12 महीने के लिए 2022 में क्या की थी, आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट दी हुई थी।
आपको रेंट जो एक्चुअल में रिसीव हुआ वो हुआ 10 महीने का, ये रेंट हो गया। आगे भैया टैक्स पे करें, कितनी इनकम है, आपको 10 महीने की इनकम मिली है, हम क्या करें? क्यों? ये कहेंगे भाई ये टैक्स होनी है एक्रूवल बेसिस पे ऊपर, तुम्हें 2 महीने की इनकम नहीं मिली ना, ले लोगे? हाँ ले लूँगा, ठीक है, मसला कोई नहीं है। 12 माह की इनकम पकड़ो, इसके ऊपर रेट लगाओ, हमें क्या कर दो, जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दो, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे इसको 2 महीने का रेंट जो है वो रिसीव हुआ ही नहीं है, बट स्टिल इसने क्या कर दिया, इसने अपनी इनकम डिक्लेयर करके ये 12 के 12 महीने की इनकम पे टैक्स पे कर दिया है। 2 माह का रेंट क्या है इसका अभी रिसीवेबल है। अब आ जाएगा 2023। 2023 में ये चला गया इनके पास के सर कोई खौफ करें, कोई शर्म करें, 2 माह का रेंट मिला नहीं है, टैक्स मैंने दे दिया, तो मेरा बैड डेट हो गया है, मुझे ये एक्सपेंस क्लेम करने दें। कहेगा ठीक है, तुम्हें एक्सपेंस क्लेम करना है, मेरे बेबी ने एक्सपेंस क्लेम करना है, आ जाओ ज़रा। क्या ये कंडीशंस तुम्हारी सारी फुलफिल होती हैं? अगर ये फुलफिल होती है, मैं तुम्हें 2023 में ये 2 माह का जो तुम्हें रेंट रिसीव नहीं हुआ मैं तुम्हें क्लेम करने दूंगा। कौन कौन सी कंडीशन? पहले पूछेगा क्या आपकी टेंडेंसी बोनाफाइड थी, क्या ये नेक नीति पे मुबनी थी, इसमें कोई मेलाफाइडी इंटेंशंस तो इन्वॉल्व नहीं थी कि हमें चीट करने के लिए, गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए, ट्रेजरी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने कोई सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट की हो, या आपकी कोई रिलेटेड पार्टी हो, कोई रिलेटिव हो, उसको दिया हो, बाद उसको आपने किया फरार हो गया है ताकि आप हमें धोखा दे दें। पहले तो साबित करना होता है कि जी आपकी टेंडेंसी जो है वो बोनाफाइड थी, मैंने बिल्कुल सही तरह से रेंट पे दिया हुआ था। दूसरा पूछते हैं कि जिस किराएदार ने रेंट नहीं पे किया, जिसने डिफ़ॉल्ट किया है, क्या उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी है? आपके नहीं, क्योंकि जब मम्मा पैसे ले, हमें बता रहा है नहीं, जाओ पकड़ो मारो सारे फाड़ो पैसे लेके आओ, हमें क्यों बता रहे हो? सेकंड सवाल करेगा क्या डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी वकेट कर दी है? अगर उसने प्रॉपर्टी वकेट कर दी है ठीक है, ओके। अगर उसने प्रॉपर्टी वकेट नहीं की और कब्जा बन के बैठा हुआ है तो क्या आपने नेसेसरी स्टेप्स ले लिए हैं प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए? लाइक पुलिस में कंप्लेन कर दी है या आपने कोई नोटिस वगैरह उसको दिया हुआ है? और क्या आपने उस बंदे के खिलाफ तमाम लीगल प्रोसीडिंग शुरू करवा दी है, केस कर दी है, आपने एफआईआर कटवा दी है? अगर ये तमाम कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम क्या कर देंगे, आपको ये बैड डेट अलाउ कर देंगे। द शर्त इज दैट ये जो तुम आज मुझे एक्सपेंस क्लेम करने जा रहे हो, क्या प्रीवियस तुमने अपनी इसको इनकम का पार्ट बनाया था? आप कहते हैं यस। कहते हैं कब? कहते वो करें याद 2022 में जब आप छोटे बच्चे थे तो उस वक्त मैंने आपको 12 माह का रेंट पे किया था, हालांकि मुझे रेंट सिर्फ 10 महीने का रिसीव हुआ था, मैंने आपको 12 के 12 महीने का रेंट पे किया, ये 2 महीने जो रिसीव नहीं हुए मैंने ये भी क्या कर दिया आपको, मैंने पे कर दिए थे। तो मैंने प्रीवियसली इसको अपनी इनकम का पार्ट बनाया, अगले साल आया हूं तो मेरी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। प्रीवियसली ये इनकम पार्ट थी, मैंने लीगल केस कर दिया हुआ है, वो बंदा छोड़ दिया है, उसको निकाल दिया है, और वो बंदा मेरी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बैठा हुआ। अगर तमाम कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो अब 2023 में ये 2 महीने का रेंट जो आपको रिसीव नहीं हुआ था, आप इसको एज अ बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट? ये 4 नंबर की थ्योरी भी आ सकती है और न्यूमेरिकली भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल 5 बड़ी सिंपल है, ये कर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे आता हूँ। दिस इज वन ऑफ द फुल फ्लेज क्वेश्चन, इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। इसको रीड करें, मैं बोर्ड साफ कर लूँ। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, थोड़ा सा साबुन स्लो है, मैं क्या करूँ? कहते हैं जी रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर मुबीन फॉर टैक्स ईयर 2021। मुबीन साहब की हमने इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। मिस्टर मुबीन ऑन अ प्रॉपर्टी एट गुलबर्ग लाहौर, द सेट प्रॉपर्टी वाज रेंटेड आउट टू मिस्टर असद। इसमें भी वही चीज़ है, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। द वे सैलरी पढ़ा है उस तरह ही हमने इसको पढ़ना है। मुबीन के पास एक प्रॉपर्टी है गुलबर्ग लाहौर में, उसने ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी है असद को।
इस रेंट के ऊपर 1,75,000 पर मंथ रेंट के ऊपर असद ने प्रेमिसेस 31 जनवरी 2021 को छोड़ दी हैं। असद हैड पेड अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख, असद ने 3 लाख पे किया था एज अनएडजस्टेबल एडवांस इन टैक्स ईयर 2018। मुबीन रिटर्न द सेड एडवांस ऑन हिज डिपार्चर, जब वो डिपार्चर मुल्क से बाहर जा रहा है, जब वो डिपार्चर उसका हो, जब उसकी रवानगी हुई तब उसने उसको कह दिया ये पैसे पकड़ जा। द सेड प्रॉपर्टी रिमेन्ड वेकेंट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फेब के मंथ में वो किराएदार कोई नहीं आया। देयर आफ्टर गुलजार हैड टेकन द पोजेशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी एट अ मंथली रेंटर ऑफ रुपीज 2,20,000। गुलजार को आपने 2,20,000 के ऊपर बेवकूफ़ बना दिया। न्यू टेनेंट हैज़ पेड अ सम ऑफ रुपीज 3.5 लाख एज सिक्योरिटी, और उसने 3.5 लाख की सिक्योरिटी जमा करवाई। मिस्टर मुबीन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द सेड रेंटेड प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल है, प्रॉपर्टी टैक्स पेड, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट 60,000 है, बैंक चार्जेस 20,000 है, फी टू लॉयर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट 50,000 है। हिज इनकम फ्रॉम सैलरी इज़ 5 लाख, बिजनेस इनकम 1 लाख, ज़कात उसने पे किया 45,000 अंडर द ज़कात ऑर्डिनेंस। ये सवाल हमने सॉल्व करना है, कर लोगे? पक्की बात है? मैं चलूँ आगे? होने करवा दूंगे, कर लोगे? बड़ी मिक्स फीलिंग आ रही है। नाम क्या है इसका? चले कैलकुलेटर पकड़ लेना यार, कैलकुलेटर पकड़ लेना। मिस्टर मुबीन, 2 कॉलम, 2 इसकी इनकम तो मुझे पता है कौन सी है, मैं लिख लेता हूँ। इनकम फ्रॉम कि 5 लाख है, बिजनेस इनकम कितनी है इसकी? 10 लाख है। शर्म कर, कुछ शर्म कर, 4 आंखें तेरी। इतनी इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 लाख। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करनी है। वर्किंग नंबर 1, इसको हम वर्किंग में कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पहले है असद। चलें जी, इधर भी अच्छा वर्किंग जो है वो प्रॉपर किया करें, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। मार्क्स यहाँ से ही उसने लेके जाने, कैसे किए कैसे नहीं किए। रेंट फ्रॉम असद कर लेते हैं, रेंट फ्रॉम ASAD 1,75,000 है, 7 महीने का ना, कितना आएगा यार तो ना, 122। मार्च में, फेब में खाली रही, मार्च में कौन आ गया? रेंट फ्रॉम गुलजार 2,20,000 इंटू 4 करेंगे, कितना आ गया? 880,000। अब हम ले लेंगे अनएडजस्टेबल एडवांस, अनएडजस्टेबल एडवाउंट 3.5 लाख दिए इसने, इसमें से लेस करेंगे प्रीवियस, वो कितनी थी? 3 लाख, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे आया? 18 में आया था, 18, 19, 20, 3 साल टैक्स किया, 21 में चला गया छोड़ के, तो 21 की नहीं आएगी। कितनी आएगी ये? 90,000। 260। अब यहाँ पे गलती होती है, आप 260 ऐड कर देते हैं, नहीं, इसका 1/10 लेना है, 26,000 ऐड हो जाएगा। इसका आ जाएगा जी चार्जेबल रेंट कितना? 2131। इसमें से हम लेस करेंगे अलाउएबल रिडक्शंस। सबसे पहले रिपेयर्स नहीं गिवन, फिर भी हम लेंगे, डेट इज़ 1/5 ऑफ RCT। एक सेकेंड, कितना? 426,200। उसके बाद इंश्योरेंस कितनी है? बिल्डिंग की है ना इंश्योरेंस, 1 लाख। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है
80,000 है। उसके बाद है ये कलेक्शन चार्जेस वगैरह, इसमें हम लेंगे एक्चुअल इनका कंबाइन ले लेंगे। कितने बनते हैं ये कंबाइन? 80,000 और 4% ऑफ RCD कितना बनता है? 85। लोअर कितने? हम वो भी लेस करवा देंगे। ये जो रेंटल एग्रीमेंट की फ़ी है वो तो बीच में नहीं आएगी। लेस करें कितनी इसकी आती है प्रॉपर्टी इनकम? 1। ये इसकी आ गई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1364800। इसको जमा कर लें क्या? 1 ये आ गई इसकी, ये इसकी कहलाती है टोटल इनकम। इसमें से अगर आप लेस करवा दें कितनी है? 1919। ये है इसकी टैक्सेबल इनकम। तो ये इस तरह सोल्व होना था, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ फोकस कीजिएगा, इंश्योरेंस पेएबल थी, इंश्योरेंस पे तो नहीं की ना, पेएबल थी ना। कोई भी एक्सपेंस पेएबल भी हो आप क्लेम कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्लेम की है। बट द थिंग इज डैट कि अब मुझे इस एक्सपेंस को 3 सालों में पे करने, इस एक्सपेंस को 3 सालों में पे करने हैं। 21 में क्लेम किया है, मेरे पास होगा 22, 23, 24 पे लाइट चली जाएगी। क्या हुआ है? आपके पास 3 साल है, 3 साल में आपने पे करना है 22, 23, 24 में, कुछ नहीं कहेंगे। अगर 25 का साल शुरू हो गया और स्टिल आपने ये एक्सपेंस ना पे किया हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा ड्यू टू डिफॉल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकम में वो ऐड बैक हो जाएगा। इसे कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। चैप्टर 4 में आप एक्स्ट्रा वर्ड पढ़ते हैं जो रटे मारते हैं, समझ नहीं आती कि रिकूपमेंट क्या होती है। इसे कहते हैं रिकूपमेंट, कि पहले आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया था, उसको आपने एज अ एक्सपेंस ही लेस किया था, लेकिन टाइम पूरा हो गया और आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट करने की वजह से वापस क्या हो जाएगा? वो आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा 3 सालों के बाद। इसे हम क्या कहते हैं? रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कह रहे होते हैं। सेम गोज विद बैड डेट्स, बैड डेट्स में भी हम ये करेंगे उसकी रिकवरी में। इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस में कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपका पेएबल आप क्लेम कर लेंगे, बट उसको पे करने का टाइम क्या होगा? 3 साल होंगे। अगर 3 सालों में पे ना किया तो 4th ईयर 25 में क्या हो जाएगा? वापस आपकी इनकम में ऐड बैक हो रहा होगा। उसके अगेंस्ट नहीं लेते, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, इग्नोर। तब तक ये ऑन करते हैं, हम 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म हो गई है तकरीबन। अब इसके बाद आके कैपिटल गेन करते हैं। 10 मिनट ऑल क्लियर। उसके बाद एक कंसेप्ट है को ओनरशिप का, जो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। AOP में जाके आपको बता दूंगा कि को ओनरशिप कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज डैट को ओनरशिप होती क्या है कि जब 2 लोग मिलकर प्रॉपर्टी ऑन कर रहे होते हैं, वो हमारी कहलाती है को ओनरशिप। उसकी टैक्सेशन किस तरह से होगी वो हमने यहाँ पर देखनी होती है। उसका एक फॉर्मूला के तहत कर रहे होते हैं, वो हम वहाँ पे जाकर डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, आपने बस ये याद रखना है कि अभी हमने पढ़ा कि जब प्रॉपर्टी से इनकम रिलेट कर रही है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है, हमने यही पढ़ा है। लेकिन कुछ ये ऐसी इनकम्स हैं जिनका ताल्लुक तो प्रॉपर्टी के साथ है, बट ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बन रही होती। जैसे सबसे पहले आती है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। अब अगर ज़रूरी ज़मीन है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, उससे पैसे कमा रहे हैं, तो वो इनकम आपकी क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपके पास पर्सनल हाउस है, आप उसको डिस्पोज करते हैं, उसके ऊपर आपको गेन आता है, उसके ऊपर आपको लॉस आता है, नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बनती है, प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बन रही होती। इसके अलावा जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहे हैं, उनकी वो कहाँ किसका पार्ट बनती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनती है।
जैसे मलिक रियाज अगर प्रॉपर्टी बेचता है तो वो उसके बिजनेस का पार्ट बनती है, अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा तो मेरी कैपिटल गेन का पार्ट बन रही होगी। इसके अलावा कुछ और ऐसी इनकम होती हैं जो रिलेट कर रही होती हैं प्रॉपर्टी के साथ, बट जाती वो अदर सोर्स में, जैसे सब लेटिंग है, इनकम अंडर एमिनिटीज़ यूटिलिटीज़ हैं, प्रॉपर्टी रेंटेड आउट मशीनरी है या वकेटिंग द प्रॉपर्टी है, ये वहाँ पर जाती है। ये अभी इनको हम अदर सोर्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट ये वो चार चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए कि बिज़नेस में कब जाती है, अदर सोर्स में कब जाती है, कैपिटल गेन में कब जाती है और एग्जाम्प्ट कब होती है। इन चार चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। क्या हो गया? ये टी वाला वो कह रहा है कि ग्रीन टी वैसे ही पड़ी कहाँ है? सर देखते रहते हैं, वो ले गया है, वो उठा के ठंडी हुई, टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम वन ऑफ द मोस्ट हिडन एरिया है आपके सिलेबस में से, जो एग्जामिनर कभी भी आपको सरप्राइज़ कर सकता है। कभी भी आपको इसके ऊपर वो क्या कर सकता है, सरप्राइज़ कर सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब चीज़ें वो पूछ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर इनकम कहते किसे हैं, तो ये पहली दो लाइनें जो हैं ये एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है। ये जो है ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। ये इसका मतलब वो इनकम है जो इन दोनों कंडीशंस को जस्टिफाई कर रही है, जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम कह रहे होते हैं। कौन कौन सी? पहली, दैट इनकम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, कि ये इनकम आपने ज़मीन से क्या करनी है, हासिल करनी है। द इनकम मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट और रेवेन्यू, आप रेवेन्यू के फॉर्म में कमा सकते हैं, आप रेंट के फॉर्म में कमा सकते हैं, किराए पे दे के या उसके ऊपर जो फसलें उग रही हैं उनसे आप रेवेन्यू वगैरह अर्न कर सकते हैं। एंड दैट लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ये ज़मीन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। एंड इट इज़ कंपल्सरी कि ये ज़मीन भी पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो उससे जो इनकम आ रही है वो कहलाएगी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कहला रही होगी। ये है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन। पेपर में आता है ना डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, अगर आ गया एग्जामिनर ने आपको 2 से 3 नंबर की ऐसी चीज़ पूछनी जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होती, जिसमें से एक ये भी है कि डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम में सिर्फ 2 लाइनें हैं। ये है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन कि ये एग्रीकल्चर इनकम होती है। ये है इसका टैक्स ट्रीटमेंट कि एग्रीकल्चर इनकम जो आप कमा रहे होते हैं वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते। अब तीसरा है कि किन किन सोर्सेज से आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर सकते हैं। पहला है जी इनकम ऑफ द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर प्रोसेस, कि जो ये जो काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जब ये अपना सामान वगैरह उगा के बेच रहे होते हैं विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस, वो जो इनको इनकम मिल रही होती है वो क्या कहलाती है, इनकी एग्रीकल्चर इनकम कहला रही होती है। आपने गंदम उगाई है, गंदम बेच दी है, उससे जो पैसा आ रहा है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन वही गंदम अगर चली गई है फ्लोर मिल में और उससे कन्वर्ट होकर फ्लोर बन रहा है तो वहाँ प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया, अब वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहेगी। तो विदाउट प्रोसेस अगर आप इनकम बेच रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम। उसके अलावा इनकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। आपने अक्सर देखा होगा ये बड़ी बड़ी ट्रालियाँ जा रही होती हैं सब्जियाँ लेके एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। वो क्या करती हैं, खेत से सामान लोड करती हैं, जाके मंडियों में छोड़ के आ जाते हैं। ये भी तो पैसे कमा रहे होते हैं। ये जो पैसे कमा रहे होते हैं किस वजह से कमा रहे हैं कि जो आपकी फिनिश गुड्स जो सब्जियां वगैरह हो गई हैं इनको मार्केट में लेके जाना है, उसका एक रेंट ले रहे होते हैं, ट्रॉलियों वगैरह वगैरह। ये भी क्या होते हैं, इनकी एग्रीकल्चर इनकम होती है, एग्जेम्प्ट आती है। पॉइंट सी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं। एक्चुअल में पॉइंट सी जो है इसका ताल्लुक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ। वो क्या है कि बिल्डिंग की इनकम कब एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। देखो सब्जियां उगा के बेची हैं, एग्रीकल्चर इनकम है, समझ आती है। ज़राई ज़मीन है, किराए पे दी हुई है, एग्रीकल्चर इनकम है, समझ आती है। बिल्डिंग की इनकम एग्रीकल्चर इनकम कब हो सकती है, तो जब ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं तो बिज़नेस की और बिल्डिंग की इनकम जो है वो भी क्या होती है, हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर होती है। कब? पहला कि बिल्डिंग इज़ ऑन्ड
एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, कि बिल्डिंग का मालिक कौन हो, काश्तकार या जो भी कल्टिवेटर है या जो भी रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, वो क्या होना चाहिए, बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए या बिल्डिंग उसके कब्जे में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जो एग्रीकल्चर पर्पस है, जितना भी जो भी लैंड है उसके बिल्कुल ये क्या होनी चाहिए, साथ ही आपका ये बिल्डिंग मौजूद होनी चाहिए। ये अगर ये आपका प्लॉट है, प्लॉट कह रहा हूँ, फील्ड है, इसके साथ ही बिल्कुल बिल्डिंग ये सिचुएटेड होनी चाहिए, उसके बिल्कुल साथ ही। और इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, एज अ स्टोर हाउस, एज अ डिवेलिंग हाउस, या इन मकासद के लिए जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, खाद रखी हुई है, सामान रखा हुआ है, अगर इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो और अगर आपने ये बिल्डिंग रेंट आउट की हुई है, तो इससे जो रेंट आएगा वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा होगा। अभी तक आई कैप में ये चीज़ टेस्ट नहीं हुई, उसने गलती से भी गलती करके टेस्ट नहीं की अभी तक, और ये इतना बड़ा रूम है कि पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको 27 अटेम्प्ट का पेपर देता हूँ, अपने पास रखें, ओपन बुक पकड़ें, मैं फिर भी आपको 100 मार्क्स का पेपर वो सेट करके दे सकता हूँ जो आज तक आई कैप ने नहीं पूछा होगा, और ओपन बुक के साथ। इसमें इतना रूम है टेक्स्ट में जो अभी तक उसने नहीं पूछा हुआ, तो ये एक वो पॉइंट है जो अभी तक पेपर में टेस्टेड नहीं है। तो अगर आपको शक हो गया कि ये एग्रीकल्चर इनकम है ना, आपने क्या करनी है, एग्जाम्प्ट करनी है। सवाल पूछ सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 8 नंबर का, कि कोई मिस्टर ABC है, उसने 5-6 प्रॉपर्टी रेंट आउट पे की हुई है, बता देगा प्रॉपर्टी ए यहाँ पे है, प्रॉपर्टी बी यहाँ पे, प्रॉपर्टी सी यहाँ पे है, प्रॉपर्टी डी ये है, और प्रॉपर्टी ई यहाँ पे आपकी चिपका देगा बीच में। तो आपने फैसला करना होगा एज पर दिस नॉलेज कि ये एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं। अगर ये एग्रीकल्चर इनकम हुई तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। ये है थ्योरी, पहली डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट टैक्स ट्रीटमेंट, तीसरा पॉइंट सोर्सेज है, और इन सोर्सेज में से जो पॉइंट नंबर सी है ये किससे रिलेट कर रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है। उसके बाद सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, ये मैंने सैलरी में नहीं करवाई थी, लोग सैलरी में करवा रहे होते हैं। इसको अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। सेल्फ फायरिंग का मतलब क्या है कि दो पार्टीज है, हमें पता है, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है। एक आपके पास एम्प्लॉय है और दूसरा कौन है हमारे पास, एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर हो जाए, एम्प्लॉय हो जाए, या इसका स्पाउस हो जाए, ये दोनों किसी घर के मालिक हैं, किसी प्रॉपर्टी के क्या हैं, ऑनर है। इन्होंने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है एम्प्लॉयर को, मतलब जिसके पास नौकरी कर रहा है उसी अपना घर क्या दे दिया, किराए पे दे दिया। अब एम्प्लॉयर क्या कर रहा होगा, इसको रेंट पे कर रहा होगा, ऐसे ही होगा। ये जो रेंट रिसीव होगा ये इसकी क्या बनेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा होगा। जो भी एम्प्लॉयर इसको रेंट रिसीव कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा होगा। बदले में क्या करता है, कहता है मैं तुम्हें यही घर जो है ना, यही घर एज पर द सैलरी मैं तुम्हें अकोमोडेशन के लिए भी दे देता हूँ। इस जगह वो घर दे, उस जगह ये तुम्हारा घर है, इसी में बैठो, यही तुम्हारी अकोमोडेशन है। अब अकोमोडेशन के लिए दिया जाएगा, इसका बेनिफिट जो है वो क्या हो जाएगा, वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। रूल क्या होगा, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और यहाँ पे एक्चुअल आ जाएगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर एक्चुअल रेंट पे कर रहा होगा सिर्फ हम वो ले रहे होंगे। इट इज़ जस्ट लाइक डैट, आपका एम्प्लॉयर कह रहा है तुम्हारा घर है, तुम उसमें बैठो, उसमें रहो, मैं तुम्हें पर मंथ उसका रेंट पे कर देता हूँ। आपको आपके ही घर में रहने का रेंट मिल रहा है, बेनिफिट है ना, बेनिफिट मिल रहा है सैलरी से। तो सैलरी का बेनिफिट है, सैलरी में जाएगा, और जो रेंट रिसीव हो रहा होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन रहा होगा। ठीक है, वो जो पे कर रहा होगा वही होगा एक्चुअल। तो फिर इसमें सिर्फ मार्केट बेस्ड रेंट नहीं देता वो जो दिल करता है वो रेंट दे देता है,
मार्केट बेस्ड ट्रेंड नहीं देता, फिर ये सेल्फ हायरिंग है। ज़रा इनके पर आए, मिस्टर बिलाल रिसीव्ड, इनके ज़रा 5 एडजस्टमेंट ज़रा रीड तो करें, बताएं इनके ट्रीटमेंट समझ आते हैं। इंडिपेंडेंट सिनेरियोज भी आपको पेपर में आ सकते हैं कि दीज आर 5 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज, कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच सिनेरियोज। तो पेपर में इस तरह का सवाल भी आपको आ सकता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये सवाल देख रहे हैं, ये भी टैक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशंस नहीं है, ये भी थ्योरी होती हैं। ज़रा रीड करें, 5 पॉइंट पे समझ आती है। नहीं, अदर सोर्स में जाएगी, सारा अदर सोर्स में जाएगा। ये इट इज़ अंडरस्टूड कि, वाह भाई वाह, 10 सालों के बाद आपने एक बिल्डिंग ली है, आपने उसमें मशीनरी लगाई है, आपने प्लांट लगा दिया है, अब वो फैक्ट्री होगी ना। तो ये फैक्ट्री को ऐसे बोलते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे नहीं होता ये बिल्डिंग तेरी मशीन तेरी, ऐसे नहीं होता, ये फैक्ट्री होती है। बट इन्होंने वर्ड इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे फैक्ट्री के नाम से। बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी का मतलब आप फैक्ट्री रेंट आउट कर रहे हैं। सारे एग्जाम्प्ट होंगे। जा बेटा मुंह धो के आ तू। कहते हैं जी, बिलाल रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 व्हेन द फेयर मार्केट रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वो 60,000 पर मंथ। कौन सा रेंट इनकम का पार्ट बनेगा? हायर जो है, तो 7,20,000 विल बी हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 2 अगस्त 2020 को मिस्टर असलम रिसीव 3,45,000 एज अ रेंट फॉर लीजिंग आउट फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर ABC लिमिटेड owns a residential house and has provided the same to one of its employees for no rent. The market value of rent was ₹1 million। तो ये आपने घर दिया है एम्प्लॉय को एज एन अकोमोडेशन, तो फिर लाइट चली जाएगी। अकोमोडेशन दी गई है, उसकी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा एज अ बेनिफिट 45% ऑफ बेसिक सैलरी और द फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर वो ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को हमदा को एडवांस रेंट मिला है 15 लाख रुपया 2 साल के लिए। इस 15 लाख में से बताएं 7.5 लाख इस साल से रिलेट कर रहे हैं, तो वो इस साल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद मिस्टर उस्मान ऑन 75 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन मीरपुर। ही डिड नॉट कल्टिवेट द लैंड हिमसेल्फ एंड ड्यूरिंग द ईयर रिसीव एनुअल रेंट ऑफ ₹25 लाख फ्रॉम द टेनेंट कल्टिवेटिंग द लैंड। ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा बीइंग एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, देखो पॉइंट है, देखो इनकम आपका एग्रीकल्चर ही है। अब आ रहे जरा कैपिटल गेन में। ये है वो हेड ऑफ इनकम जिसमें लास्ट अटेम्प्ट की निस्बत सबसे ज़्यादा चेंजेस आई हैं, और जो चेंजेस आई हैं इस अटेम्प्ट में एग्जामिनर भाई साहब जो है वो पूछ रहे होंगे। ये हेड ऑफ इनकम आता है कि मुश्किल लगता है? छोड़ दूँ? आता तो है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है,
रीसेंट फाइनेंस एक्ट के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आई हैं वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इसलिए इसकी टैक्सेशन जो इसकी टेस्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटैम्प्ट के लिए। देर आर चांसेस एग्जामिनर भाई साहब इसको पूछ रहे होंगे। रिमेंबर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है वो भी किसके ऊपर चल रहा होगा, एक्रूवल बेसिस पे चलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी सैलरी और अदर सोर्स है जो होती है रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स, बाकी तीनों हेड्स ऑफ इनकम हमारे किस पे हो रहे होते हैं, एक्रूवल बेसिस पे चल रहे होते हैं। अब कैपिटल गेन होता क्या है, सिंपल सी बात है, नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ कि अगर आप कैपिटल एसेट्स को डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज करने से जो आपको गेन हासिल हो रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल गेन कहला रहा होता है। अब गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपको कंसिडरेशन रिसीव होती है आप वो लेते हैं, उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो आपके पास गेन आ जाता है। और कंसिडरेशन रिसीव क्या होती है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इज योर कंसिडरेशन रिसीव। और कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है, कितने का एसेट लिया था, उसको खरीदने में कितने अखराजात हुए थे, उसको बेचने में कितने एक्सपेंसेस होंगे, ये आपके क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहलाते हैं। उसके बाद टर्म है डिस्पोजल की। डिस्पोजल जो है अगर आपने याद करना हो तो इससे पहले था कि इसका मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ बेचना, सोल्ड करना डिस्पोजल है, बट डिस्पोजल सिर्फ सोल्ड करना नहीं होता। डिस्पोजल का मतलब सोल्ड करना, एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंसल, रिडीम, रिलिंक्विश, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड, सरेंडर्ड, या ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय सक्सेशन और अंडर अ विल, या एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज़ और वाइस वर्सा, तमाम डिस्पोजल कहलाते हैं। जस्ट बेचना नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किस में आ रही होती हैं, डिस्पोजल में आ रही होती हैं। पास पेपर में 2 दफ़ा 3 दफ़ा सवाल आया हुआ, डिफाइंड डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। 3 दफ़ा पास पेपर में एग्जामिनर भाई साहब जो हैं वो ये सवाल पूछ चुके हैं कि डिस्पोजल क्या होता है विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। इसको याद करने के लिए एक्रोनिम याद लिख लें, डेजर्ट स्टार। डेजर्ट स्टार हो जाएगा। डेजर्ट से डी से होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ई से होगा एक्सचेंज, एस से होगा सोल्ड, तो इस तरह से आप ई से होगा एक्सपायर, आर से होगा रिलिंक्विश, टी से हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो आप ये करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। डेजर्ट स्टार लिख लें, डेजर्ट स्टार, डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। प्रॉपर इसका बनता है ये डिस्पोजल पूरा आपका इससे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको डेफिनेशन अगर याद नहीं हो रही तो ये डेजर्ट स्टार एलसीडी लिख ले, उससे जो जो वर्ड्स बनते हैं लिखवा लें। डी से डिस्पोजल हो जाएगा, ई से हो जाएगा एक्सचेंज, एस से हो जाएगा सोल्ट, ठीक है। तो आप उसको यहाँ से कंपेयर कर लें, आपका डेफिनेशन याद हो जाएगी। उसके बाद है कैपिटल एसेट्स। पास्ट पेपर में एक दफ़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन कैपिटल एसेट्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक आपने बताना है कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट सोडा, दैट्स इट। आपकी डेफिनेशन याद हो गई आपको, है कि नहीं आसान टैक्स, SODA। इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं वो क्या है, आपके कैपिटल एसेट्स हैं। ये क्या अजीब सी बात हो गई। अब हम देखते हैं इस सोडा से बनता क्या है। एस से बनेगा स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल या अदर मूवेबल। ओ से बनेगा अदर मूवेबल एसेट्स जिसमें आएंगे आपके पर्सनल एसेट्स। डी से आएंगे आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स, और ए से आएंगे आपके अमोर्टाइजेबल एसेट्स जिन्हें हम इंटेंजिबल्स कहते हैं। इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं वो आपके कैपिटल एसेट्स हैं। आप उन्हें अगर डिस्पोज करेंगे, आप उन्हें बेचेंगे, उनका गेन या लॉस जो होगा वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बनेगा। अब देखिए स्टॉक इन ट्रेड है या रॉ मटेरियल है या आपकी इन्वेंट्री है, बिजनेस की होती है, इसको बेचते हैं तो ये आपकी हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है। तो ये कहाँ पे ट्रीट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिर अदर मूवेबल एसेट्स में जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, आपके मोबाइल फ़ोन हो गया, गाड़ियाँ हो गई हैं, जो आपकी पर्सनल कार्स हैं, आपके ये टेबल्स हो गए, चेयर्स हो गई, ये आपके पर्सनल एसेट्स हैं, ये भी कैपिटल एसेट नहीं होते। इनको बेच के कोई गेन आपका यहाँ पे नहीं आएगा।
उसके अलावा डिप्रिशिएबल एसेट्स जितने भी हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनते हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं आप डिप्रिशिएट करते हैं? आपके पास लैपटॉप है, डिप्रिशिएट करते हैं? नहीं। यही लैपटॉप बिजनेस का ये क्या कर रहे होंगे? डिप्रिशिएट कर रहे होंगे। आप एक घर में लगा हुआ है एसी, कभी डिप्रिशिएट नहीं करते, बट ये जो है ये हर साल बिल्डिंग की 10% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं, एसी की चार्ज कर रहे होते हैं। इसका मतलब एसेट्स डिप्रिशिएट कहाँ पे होते हैं? बिजनेस में। तो जहाँ पे भी डिप्रिसिएशन या डिप्रिशिएबल एसेट्स आ जाएंगे वो किसका पार्ट बनेंगे? बिजनेस का पार्ट बनेंगे। उसके अलावा इंटेंजिबल्स जो होते हैं जिसको मोटाइज कर रहे होते हैं, आपके पास भी सॉफ्टवेयर वगैरह, आप उन्हें कभी मोटाइज नहीं कर रहे होते, इनके पास हैं, बिजनेस है, लाइसेंस लिए होंगे, ये क्या कर रहे होंगे? मोटाइज कर रहे होंगे। तो ये दोनों बिजनेस का पार्ट, ये भी बिजनेस का पार्ट, इसका किसी का पार्ट नहीं बनता। तो इनके अलावा जितने भी एसेट्स हैं वो क्या होंगे? कैपिटल एसेट्स होंगे। अब पेपर में 3 नंबर की आती है डेफिनेशन, लिख लोगे? रट्टा मारने की ज़रूरत है? क्या होते हैं कैपिटल एसेट्स बताइएगा? सोडा, उसके हाथ कांप रहे हैं बंद करते हुए। कुछ नहीं होता यार, मैंने क्या कहना तुझे? तेरे हाथ क्यों कांप रहे थे? बंद नहीं हो रही थी? सही है, वापस कैसे से हाथ कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, समझो। तो कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट SODA। 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाए, 3 नंबर की आ जाए, लिख लेंगे। डिस्पोजल आ जाए, लिख लेंगे। डेजर्ट स्टार LCD, चलो 2 तो हो गई हैं, आगे चलते हैं। अब कौन सा? कैसे मतलब? आप ऐसे लिख लें, कोई मसला नहीं है। डिस्पोजल इंक्लूड्स दिस, खत्म। आप कॉमे में कर लें, पैराग्राफ में कर लें, वर्ड्स तो यही आने हैं ना, तो आप इसको बुलेट्स में कर लें, आप पैराग्राफ में लिख लें, यही है। डिस्पोजल इंक्लूड्स सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंसिल, रिडीम, तो यही बातें करनी है। आप उसको इस तरह लिख लें, आप इस तरह लिख लें, बात एक ही है। भाई आती यही है यार, आती ही यही है थ्योरी, यही आती है। जो आपको सबसे बड़े चैप्टर लगते हैं ना मुश्किल थ्योरी के, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, उसकी इस वीक में आती है बारी, बताना वो मुश्किल है कि नहीं है। वो भी मुश्किल नहीं है, करना आना चाहिए। वरना अगर आपके पास किताबें पढ़ी हो ना, बुक्स पढ़ी हैं, आप बुक्स पे जाकर ये ज़रा देखें डेफिनेशंस, आप देख के घबरा जाते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ, ये याद कैसे करनी है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि यार ये सोडा याद हो जाता है, लिख लेना, वो याद हो गया। डेजर्ट स्टार LCD, पूरी डेफिनेशन आपको याद हो गई है। आपके रेफरेंसेस माइंड में डेवलप कर रहा हूँ ताकि आपको क्रैम ना करना पड़े। ये चीज़ें क्रैम नहीं कर सकते आप, कभी भी क्रैम नहीं हो सकती। तो रेफरेंसेस के साथ आप चीज़ें याद रखेंगे, हो जाएगी। CFAP निकल जाएगा, वरना कैसे निकलता। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैं 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता हूँ, ब्लॉक A और ब्लॉक B। देयर इज़ नो सच ब्लॉक, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। पेपर में खुदा के लिए नहीं लिखना कि ब्लॉक A की इनकम है, ब्लॉक A एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोगों को समझाने के लिए एक ब्लॉक A भी हम कर लेते हैं, एक है हमारे पास ब्लॉक B। ब्लॉक A है उसमें हम क्या बात कर रहे हैं? नॉर्मल टैक्स रजीम की। ब्लॉक B में हम क्या बात कर रहे हैं? सेपरेट टैक्स रजीम की, जिसपे सेपरेट रेट लगाती हैं। जैसे गोल्डन हैंडशेक था, उस पर क्या लग रहे थे? सेपरेट रेट। तो इन पे भी 2 आइटम्स ऐसी हैं जिसमें प्रॉपर्टी है और 37A है, इस पर क्या लगेंगे? सेपरेट रेट लग रहे होंगे। NTR में 2 सेक्शन आएंगे, 37 आएगा, 38 आएगा। इस पे गेन आएगा, ये किसका पार्ट बनेगा? NTR का पार्ट बन रहा होगा। अब 37 में क्या कुछ आएगा, 38 में क्या कुछ आएगा, ये 2 सेक्शंस हैं, इनको देख लें। सेक्शन नंबर 37 में आएगा शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी एज पर द टैक्सेशन है। क्या होती है प्राइवेट कंपनी? अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो इसका एक अल्टरनेटिव आंसर भी आया था, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, अ पब्लिक कंपनी। इतना क्यों बोला आप लोगों ने? स्मार्ट वर्क नहीं करना आता यार। द प्राइवेट कंपनी के शेयर अगर आप बेचेंगे जो एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्राइवेट कंपनी है, उसके गेन या लॉस कहाँ पे जाएगा?
NTR में मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि कंपनी की टाइप्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइवेट या पब्लिक होने से उनकी टैक्सेशन चेंज हो जाती है। अगर प्राइवेट कंपनी एज पर टैक्स है तो वो 37 में फॉल करती है, अगर पब्लिक कंपनी है तो वो 37A में फॉल करती है, तो रजीम ही चेंज हो जाती है, वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन जाती है और ये नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बन जाती है। उसके अलावा मेंबरशिप कार्ड है, आपके पास कोई पार्टनरशिप फर्म का शेयर है, आप उसे बेचते हैं, वो भी इसका गेन जो है 37 का पार्ट बनेगा। माइनिंग राइट्स जो हैं वो भी, और कुछ पर्सनल एसेट हैं, सर्टेन से हैं, मखसूस से हैं, जो उसने कहाँ पे हमें बताए हुए हैं, सेक्शन नंबर 38 में बताए हुए हैं, वो ये हैं। ये सेक्शन उसने क्या है, कुछ स्पेसिफिक एसेट्स हैं, वो मैं आपको कहाँ बताऊंगा, सेक्शन नंबर 38 में बताऊंगा वो कौन से हैं, जो पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ड्राइंग है, इस तरह के आर्ट वर्क्स होते हैं, ज्वेलरी है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, फोलियो है या बुक है, पोस्टेज स्टैम्प्स हैं या फर्स्ट डे कवर है, कॉइन है या मेडेलियंस हैं, एंटीक्स वगैरह हैं। ये कुछ सर्टेन एसेट्स हैं जो हाईली वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप इन्हें बेचेंगे, इनके ऊपर गेन या लॉस आएगा, वो भी किसका पार्ट बनेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट बन रहा होगा। तो ये 37 है, 38 है, दोनों किसका पार्ट बनेंगे, NTR का पार्ट जो है बन रहे होंगे। गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि जितनी हमें कंसिडरेशन रिसीव होगी वो, उसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कंसिडरेशन रिसीव में एक्चुअल सेल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। कॉस्ट में होगा कि हमने कितने के परचेज़ किए, परचेज करने में कितने एक्सपेंसेस हुए, डिस्पोज ऑफ करने में कितने एक्सपेंसेस हुए, वो सारे हमने डिस्कस आउट कर ले रहे हैं। अब रूल याद रखना, चाहे 37 की आइटम हो चाहे 38 की आइटम हो, आप डिस्पोज करेंगे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 सालों में, जितना भी गेन होगा वो क्या होगा, टोटली टैक्सेबल होगा। माजी में अगर किसी ने ओल्ड टैक्स पढ़ा है लास्ट ईयर, जो फेल होके बैठे हुए हैं, तो उनको पता होगा कि उस वक्त रूल था कि अगर 1 साल के बाद डिस्पोज करते हैं तो 25% एग्जाम्प्ट होता है। अब वो रूल ख़त्म हो गया, पेपर में अपना करके आई, जितना गेन आएगा सारे का सारा क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। रिमेंबर, अगर 38 की आइटम बेचते हैं ना, जिसमें पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह है, इस पे लॉस हो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो इग्नोर कर देते हैं। 37 का लॉस हो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो बाद में एक ही पेज पे एडजस्ट करवाऊंगा सारे हेड्स के लॉसेस। लेकिन 37 की लॉस का ट्रीटमेंट होता है, 38 की लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता। सो यही रीज़न है, ये लॉस का ट्रीटमेंट डिफरेंट करने की वजह से हमने क्या किया है, उसको सेपरेट सेक्शन में रखा हुआ है। क्योंकि जो सेक्शन नंबर 37 में आएंगे उनमें लॉस का ट्रीटमेंट होगा, जो 38 में आएंगे उसमें लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होगा। सो दैट्स वाई हमने इसको इससे सेपरेट करके 38 में प्लेस किया हुआ है। तो 38 पे लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होगा, 37 में जो है वो लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, मिस्टर सद्दाम एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इसने कुछ एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं, हमने टैक्स ट्रीटमेंट बताना है हर एक ट्रांजैक्शंस का। पहले है प्राइवेट कंपनी के शेयर, 3.5 लाख के लिए 2 लाख के बेच दिए, 1.5 लाख का गेन आ गया, लॉस आया है, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहले जो है था पास्ट पेपर्स में जब आप इन्हें ट्रीट करते थे, जिन्होंने ऑल टैक्स पढ़ा हुआ उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल देखते थे। अब इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि अब चाहे 1 साल के बाद बिक रहा है, चाहे 2 साल के बाद बिक रहा है, चाहे 3 साल के बाद बिक रहा है, गेन इज टैक्सेबल। जितना गेन आएगा वो इनकम में ऐड हो जाएगा, तो ये इररेलेवेंट हो गया डेट्स। अब है आपके पास अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स, ये भी प्राइवेट कंपनी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर कंपनी लिस्टेड है और ईयर एंड तक लिस्टेड रहती है तो वो पब्लिक कंपनी है, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। 37 में फॉल करेगी, गेन आया टैक्सेबल हो जाएगा। ज्वेलरी बेची है, 6.5 लाख का गेन आया, ये भी टैक्सेबल है। स्कल्पचर 38 में फॉल करता है, लॉस आया है, नो ट्रीटमेंट। AOP में लॉस आया है, उसका भी क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल रहने देते हैं, ये पढ़नी है एग्जाम्पल, ये वाली भी चलिए पढ़ लें, बताए समझ आती है, फिर मैं सेपरेट ब्लॉक पे चलता हूँ। इत्तेफाक हो सकता है किसी ने पर्सनल फील नहीं करना, फील नहीं करनी यार। एक टैक्स कंसल्टेंसी बताता हूँ, कल को जब शादी करेंगे ना, अगर हुई अल्लाह ना करे, तो जब बेगम आपकी गोल्ड लेके आएगी ना, उसकी गोल्ड को कभी भी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर ना कीजिएगा। कहता है इंशाल्लाह, क्योंकि जब आप गोल्ड डिक्लेयर करेंगे उसकी आप कॉस्ट जो भी होगी रखेंगे 0। अब चूंकि वो 38 में फॉल कर गई है ना, वो जब भी डिस्पोज ऑफ करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू लेस 0, तो जितना गेन आएगा आपको टैक्स पड़ जाने। तो टैक्सेशन की बता रहा हूँ कि कभी कभी
गोल्ड डिक्लेयर ना करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो गिफ्ट के तौर पे मिल रहा हो ख़ास तौर पर। इल्म में इजाफा करूँ तो ये कर, वरना अगली एग्जाम्पल में तू होगा यहाँ पे। नाम क्या है? अहमद। चेंज कर दूंगा अगले अटेम्प्ट में मैं। मिस्टर अहमद परचेजेज अ नेकलेस फॉर हर टू भी होने वाली वाइफ। ही पेड 170 फॉर गोल्ड, लेकिन आएगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ हिज मैरिज हिज वाइफ लेफ्ट हिम बिकॉज उसका सही इंटर नहीं हो रहा था। ये तो फाइनल था ना, हम वहाँ पे कैफ कर देंगे, वो भी ग्रुप ए में ले जाएंगे, तो इसलिए इसको फोकस करना है। अब है हमारे पास सेपरेट टैक्स रजीम। ये है कि इनको हम बेचेंगे, इनका जो गेन या लॉस आएगा उसको हम ट्रीट करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ लेके जाएंगे? सेपरेट ब्लॉक में लेके जा रहे होंगे। इनको बेचेंगे, इनका गेन भी होगा, इनका लॉस भी होगा, वो किसका पार्ट बनेगा? सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनेगा। सेपरेट रेट्स के मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे? उसको ट्रीट कर रहे होंगे। अब इसमें दो सेक्शंस आते हैं, एक है 37A जिसे हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं, और दूसरा आता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? जिसको आपने बेचा है, किसका पार्ट बनेगी? सेपरेट ब्लॉक का। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसकी बात कर रहे हैं। रिमेंबर, जो डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी होगी, जो बिल्डर्स की प्रॉपर्टी होगी, वो बिजनेस का पार्ट बनेगी, वो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बन रही होती। अब जब भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोज ऑफ करने का गेन जो है वो इस तरह निकाला जाएगा कि गेन इज इक्वल टू कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो कंसिडरेशन रिसीव होगी उसमें हम लेते हैं एक्चुअल वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू। प्रॉपर्टी में जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो दो होती हैं। यहाँ तो अगर एफबीआर ने कोई वैल्यू डिटर्मिन कर दी है तो वो वैल्यू होगी। अगर किसी प्रॉपर्टी की एफबीआर ने वैल्यू डिटर्मिन नहीं की तो जो डिप्टी कमिश्नर ने की होती है, लोकल गवर्नमेंट ने, वो होती है। इसमें से हम कंपेयर करते हैं, हायर ले देते हैं। और कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या होगा कि प्रॉपर्टी हमने कितने की परचेज़ की, उसको परचेज़ करने पे कितने खर्चा है, कितनी कमीशन पे की, रजिस्ट्री कॉस्ट कितनी वगैरह पे की, वो डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस कितने पे किए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी पे की, और बेचने में कितना खर्चा आएगा, कमीशन पे करेंगे एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, वो सारी क्या होगी? आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट होगी। अभी तक किसी पास्ट पेपर में ये सवाल उसने नहीं गिवन किया कि आपने एक प्लॉट परचेज़ किया, आपने उस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करके घर बनाया और उसे बेच दिया। ये अभी कभी उसने अभी तक ये सवाल नहीं पूछा। आपको पेपर ने पूछ सकता है कि जी आपने 4 साल पहले प्लॉट लिया था 1 मिलियन का, उसको आपने कंस्ट्रक्ट किया, आपके ऊपर इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है, आपने 2 साल के बाद 3 साल के बाद ये प्लॉट घर बना के बेच दिया, तो रिमेंबर प्लॉट प्राइस प्लस जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो सारी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। तो वो आप लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। गेन निकाल लेंगे। अब इस गेन की टैक्सेशन जो होनी है वो इस टेबल के ऊपर होनी है, और ये टेबल याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टेबल पेपर में आपको गिवन होना है। जब आप ICAP हॉल में बैठेंगे, पेपर पकड़ना है, आपने उसको ले जाना लास्ट पेपर के ऊपर। लास्ट पेज के ऊपर ये रेट्स गिवन होते हैं। अगर आपके उस पूरे पेपर में जो आप मार्च में पेयर कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी का डिस्पोजल हुआ ना, तो उसका रेट लास्ट में गिवन होगा। अगर पूरे पेपर में कोई प्रॉपर्टी का डिस्पोजल है और उस पर टैक्स उसने कैलकुलेट करवाना है तो रेट गिवन किया रहेगा। आपको रेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी की 3 इकसाम होती हैं, फ्लैट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और ओपन प्लॉट। फ्लैट है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, घर मकान दुकान हो गई, और है आपके पास प्लॉट। रिमेंबर, यहाँ पे सिर्फ आपने देखना है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर आपने फ्लैट खरीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर फ्लैट को बेच दिया तो जितना गेन आएगा उसके ऊपर 15% के हिसाब से क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। अगर आपने फ्लैट खरीदा 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर बेच दिया, 7.5% के हिसाब से टैक्स होगा। अगर 2 साल के बाद बिका तो 0% के हिसाब से टैक्स होगा और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 15% रेट के मुताबिक टैक्स लेंगे। 1 साल के बाद बेचते हैं विदिन 2 ईयर्स तो आपका 10% होगा। 2 साल के बाद बेचते हैं 3 साल के अंदर 7.5%। 3 साल के बाद बिकती है प्रॉपर्टी 4 साल के अंदर तो 5%। अगर 4 साल के बाद कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बिकती है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, 0 टैक्स। और अगर आपके पास ओपन प्लॉट्स हैं जो खाली प्लॉट वगैरह बेच रहे होते हैं, इसके ऊपर उन्होंने जो होल्डिंग पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया है। अगर आप 1 साल के अंदर प्लॉट बेच रहे हैं, खरीदने के बाद जितना गेन आएगा उसका 15% टैक्स लग जाएगा। 1 साल के बाद, 2 साल के अंदर 12.5%, 2 साल के बाद है 3 साल के अंदर 10%, 3 साल के बाद है 4 साल के अंदर 7.5%, 5, 2.5, और अगर आप 6 साल के बाद बेचेंगे तो प्लॉट एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं लगेगा। तो ये रेट्स थे, ये आपको जो पेपर में गिवन होने हैं, तो इसमें कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आपने बस ये गेन निकालना है, गेन निकाल लेंगे
गेन आ गया। अब आपने देखना है कि ख़रीदा कब था, बिका कब है, डेट से डेट कंपेयर करनी है, देखना है किस होल्डिंग पीरियड में फॉल कर रही है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी है या फ्लैट है, उसके मुताबिक आपने टैक्स पे कर देना है। तो ये सेपरेट रेट्स हैं, डेट्स वाई क्या होती है सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रही होती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ बिकॉज टाइम हो गया, वसीम साहब बैठे हुए बाहर पहले से CMA वाले। तो कल यहाँ से चलेंगे ऑनवर्ड, कल ये बिल्कुल एंड पे रह गया है, सिक्योरिटीज़ रह गई हैं, कल करवा के अदर सोर्स का। तो सुन ले पहले, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज से कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हम फिर वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे जितने भी हैं। कल आपके 4 हेड्स ऑफ इनकम 100% कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक दिन करा के न्यूमेरिकल्स, फिर बिजनेस पे हम